जो सदस्य हैं वह भी हमारी समस्याओं पे, प्रदेश के अधिवक्ताओं की समस्याओं पर अपने कैबिनेट के साथियों को समझाने का प्रयास करेंगे। और आज हम जिस बहुत बड़ी आशा के साथ श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी को अपने बीच में जिस सहर्ष और उत्साह से उन्होंने आने का हम लोगों को आश्वासन दिया और आज हम सबके बीच में उपस्थित हैं, इन विषम परिस्थितियों में मैं उनका सिद्धार्थनाथ जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मेरे भाई बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य, जो हमारी एपेक्स बॉडी है, सर्वोच्च संस्था है, मातृ संस्था है अधिवक्ताओं के, उसके सदस्य श्रीनाथ त्रिपाठी जी भी हैं, मैं उनका भी तीर्थराज प्रयाग में हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और सबसे महत्वपूर्ण है कि नगर की प्रथम महिला आज मेयर साहब हमारे बीच में है, आदरणीय अभिलाषा जी, उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं आज विभिन्न अधिवक्ता संघों के प्रतिनिधि जो यहां आए हैं, मैं उनका भी हृदय से स्वागत, अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। और विशेष रूप से उपस्थित जन समुदाय और जो हमारे अधिवक्ता भाई हैं, जिस आज अदालतें चल रही हैं, माननीय उच्च न्यायालय भी कार्यरत है और जनपद न्यायालय भी है, फिर भी हमारे अधिवक्ता भाई समय निकाल करके यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के सभी सदस्य यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारी कार्यकारिणी, इलाहाबाद हाईकोर्ट बार स्टेशन, उन सब की तरफ से मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी से बहुत सूक्ष्म अधिवक्ताओं के दर्द की बात रखना चाहूंगा। विशेष रूप से जिन परिस्थितियों में कुछ चर्चा के दौरान में आपने यह दुख व्यक्त किया था कि अभी भी अधिवक्ताओं को 3 शेड या छप्पड़ में बैठ करके तहसील से लेकर के जनपद न्यायालयों तक काम करना पड़ता है। मैं समझता हूं श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी, आप हमारी इस जो विकराल समस्या है इसके निदान के लिए आप और आपके मंचस्थ सहयोगी निश्चित रूप से हम लोगों के आपसे पूछने का काम करेंगे। मान्यवर, चिकित्सा की सुविधाओं में भी बहुत हम उपेक्षित होते हैं, वह भी एक बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि अधिवक्ता समाज दूसरों की मदद करने में हमेशा तत्पर रहता है, लेकिन अपनी वो समस्या समाधान करने में अब आपकी तरफ देख रहा है, आपकी सरकार की तरफ देख रहा है। विशेष रूप से इलाहाबाद उच्च न्यायालय का जहां संदर्भ है, प्रदेश के विभिन्न जनपदों से यहां अधिवक्तागण आते हैं और किराए के भवनों में रहना उनकी मजबूरी होती है, उनका व्यवसाय अच्छा हो या न हो। मान्यवर, प्रयागराज में नजूल की बहुत सी जमीनें उपलब्ध हैं, जिनको कि अंग्रेजों ने अपने शुभेच्छुओं को लीज पे दिया था। ऐसी बहुत सी भूमि उपलब्ध है। माननीय पाठक जी ने भी इस पे गंभीरता से चिंतन किया था और आश्वासन दिया था, और मैं समझता हूं कि ऐसी जो राजकीय या नजूल की संपत्तियां हैं, वो अधिवक्ताओं में भी आवास की सुविधा के रूप में प्रयोग की जा सकती है। प्रयागराज में 5000 वर्ग मीटर का भवन भूमि उपलब्ध है, वहां भी अधिवक्ताओं के लिए ग्रुप हाउसिंग के रूप में हम लोगों को अगर वह भूमि अलॉट की जाती है तो हमारे अधिवक्ता साथियों पर बहुत बड़ी समस्याएं होंगी। अभी कुछ ही दिन पूर्व आपने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर और पार्किंग की न केवल व्यवस्था की, बल्कि उसके लिए एक बड़ी राशि अवमुक्त की है। मैं उसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन अभी भी हमारे बैठने की सुविधा और विशेष रूप से प्रयागराज के हाईकोर्ट परिसर में रोज कोई न कोई चिकित्सा सुविधा की आवश्यकता तत्काल पड़ती है। उसके
उसके लिए भी हमारे यहाँ अस्पताल एक छोटा सा आवश्यक है। मैं मान्यवर अपनी मांगों का और उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की समस्याओं का ज्ञापन आपके विचारण हेतु प्रस्तुत कर रहा हूं और इसी के साथ मैं पुनः जो आपने अपना महत्वपूर्ण समय इन अधिवक्ताओं को दिया है उसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही मैं अपनी कार्यकारिणी के सदस्यों को जो कल में बहुत बरसात हुई उसके बावजूद रात भर हमारे बार काउंसिल के सदस्य यहां पर खड़े होकर के इंतजाम किए, प्रभु से प्रार्थना है कि कुछ देर 1 घंटे बरसात रोक दें जिससे कि आज हम आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। मैं पुनः आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद। धन्यवाद आदरणीय अमरेंद्र सिंह जी। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का अपना इतिहास है। 1869 ईस्वी से लेकर आज तक इलाहाबाद बार एसोसिएशन ने चाहे वकील एसोसिएशन के रूप में और या 1957 में जब इलाहाबाद बार एसोसिएशन और वकील एसोसिएशन मिलकर एक हुई तब से लेकर पंडित मदन मोहन मालवीय से लेकर सर तेज बहादुर सप्रू से लेकर सतीश चंद्र बनर्जी से लेकर सच्चिदानंद सिन्हा जी तक मैं याद करना चाहता हूं पुरुषोत्तम दास टंडन जी को, मोतीलाल नेहरू, गोपाल स्वरूप पाठक जी, कैलाशनाथ काटजू जी। इलाहाबाद बार एसोसिएशन का बहुत बड़ा योगदान है। मैं बिना किसी भूमिका के यहीं से हम लोग के भाई और इलाहाबाद दक्षिणी के प्रयागराज दक्षिणी से माननीय विधायक, कैबिनेट मंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता जी नंदी जी को आमंत्रित करूंगा कि आए और विचार व्यक्त करें। माननीय नंदी। आज उत्तर प्रदेश राज्य विधिक परिषद एवं इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित आज के इस अधिवक्ता समागम के गर्मामय मंच पर उपस्थित योग परंपरा के महानायक, उत्तर प्रदेश को तेज गति से दिन दूना रात चौगुना जिस तरह से प्रगति कर रहा है, इसके नेतृत्व में ऐसे हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी कर्मयोगी माननीय मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी इस मंच पर उपस्थित हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत बहुत ही सम्मानित पूर्व राज्यपाल आदरणीय केशरीनाथ त्रिपाठी जी, इस मंच में उपस्थित प्रदेश सरकार में हमारे सहयोगी माननीय मंत्रीगण श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रयागराज की महापौर अभिलाषा गुप्ता जी, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक परिषद के अध्यक्ष सम्मानित श्री जानकी शरण पांडे जी, उपाध्यक्ष श्री पंकज मिश्रा जी, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हमारे बड़े भाई सम्मानित अमरेंद्रनाथ सिंह जी, राज्य विधिक परिषद एवं हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अन्य सम्मानित पदाधिकारीगण, इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश से आए हुए विद्वान अधिवक्तागण, मैं न्याय और आस्था की नगरी प्रयागराज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम सब का यह परम सौभाग्य है कि हम सब उस कालखंड के साक्षी हैं जहां हमारे देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। वहीं दूसरी ओर देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की बागडोर एक कर्मयोगी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में सुरक्षित है, जिसमें सत्ता का आधार लोक संग्रह है, शासन का आधार धर्म है और सत्ता धर्म के समक्ष नतमस्तक है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहा करते थे, शासक कौन बनेगा यह बहुमत तय करेगा, पर शासक क्या करेगा यह धर्म तय करेगा। आज उत्तर प्रदेश में
विधि का शासन है, विधि विद्रोही भयाक्रांत है। आज जनमानस भयमुक्त है और जनतंत्र प्रफुल्लित है। यहाँ उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण यह जानते हैं कि जहाँ माननीय उच्च न्यायालय का ध्येय वाक्य है सत्यमेव जयते, वहीं माननीय उच्चतम न्यायालय का ध्येय वाक्य है यतो धर्मा ततो जया। तो प्रश्न उठता है कि क्या धर्म और सत्य कभी अलग अलग हो सकते हैं? तो मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहूंगा, जैसे कोई कसाई हाथ में जापड़ लिए गाय का पता पूछे और गाय का मालिक भी गाय का पता पूछे, तो कसाई को गाय का गलत पता बताना धर्म है, तो जबकि मालिक को गाय का सही पता बताना धर्म है। इस प्रकार जब शासन पर धर्म का अंकुश होता है तो निश्चित रूप से राम राज्य की स्थापना होती है। जैसा कि आज पर निश्चित है, पूरे प्रदेश में अपराधियों माफियाओं के खिलाफ निरंतर सख्त कार्रवाई से संगठित अपराध की कमर टूट गई है। कानून को चुनौती देने वालों के हौसले पस्त हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र को धरातल पर उतारा है। वास्तव में यह मंत्र हमारे संविधान की मूल प्रस्तावना का ही दर्पण है। आज हम सबको सुखी और समृद्धशाली उत्तर प्रदेश के शिल्पकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी को सुनना है। इसके लिए साथियों मैं यही कहना चाहता हूं, साथियों जब सूर्य उदय हो तो हर दिए को अपनी लक्ष्मण रेखा याद रखनी चाहिए। इसलिए मैं आपका अधिक समय न लेकर के अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय अधिवक्तागण। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय नंदी जी। मैं अब सीधे यहीं के जनप्रतिनिधि भी और उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री आदरणीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि आए और अपनी बात रखें। माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद। आज उत्तर प्रदेश अधिवक्ता समागम में हमें अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत करने का मौका मिल रहा है और मुझे इस बात की भी खुशी है कि जिस प्रांगण में है वो एक प्रकार से मेरा घर भी है और इसलिए जो लोग यहाँ पे आए हैं वो सब मेरे अतिथि हैं, तो आप सबका भी मैं स्वागत कर रहा हूँ। हम लोग के बहुत वरिष्ठ मार्गदर्शक और जिनसे मैंने बंगाल में विशेष रूप से बहुत कुछ सीखा जब आप राज्यपाल थे, आदरणीय केसीनाथ त्रिपाठी जी। हम लोग के बीच में सहयोगी मंत्री के रूप में ब्रजेश पाठक जी, नंदगोपाल नंदी जी, हम लोग की महापौर अभिलाषा गुप्ता जी यहाँ पर बैठे हुए, जिनके माध्यम से ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, वैसे जिनसे मेरा संपर्क रहा और उनसे बातचीत करता रहा इस कार्यक्रम के लिए, वैसे हमारे अमरेंद्र नाथ सिंह जी, जानकी शरण पांडे जी, मंच पर बैठे हुए श्रीनाथ त्रिपाठी जी, प्रशांत सिंह अटल जी और दाएं ओर जो बैठे हुए प्रभाशंकर जी और सभी मीडिया के सभी भाई बंधु। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, मगर अमरनाथ जी ने एक विषय उठाया चिकित्सा का, क्योंकि मैं पूर्व में चिकित्सा मंत्री रहा हूं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे मेरी चिट्ठियां भी हैं, मैंने चीफ जस्टिस साहब को भी लिखी थी और एक नहीं 2 लिखी हैं, जिसमें मैंने कहा था मुझे या हमारे चिकित्सा विभाग को आप जगह अलग से दे दे तो वहां पर हम एक अच्छा 10 से 15 बेड का अस्पताल भी बना देंगे और ओपीडी भी प्रॉपर वहां चलने लगेगी, वहां पे ब्लड टेस्ट भी करवाएंगे और कुछ और सुविधा जो होती हैं उसको भी वहां पे हम लोग लेके रखेंगे। तो ये बातें मैंने कही है, अब आपने उसको छेड़ा है। मैं आपको अध्यक्ष के रूप में आपसे आग्रह करता हूं, मैं चिकित्सा मंत्री तो नहीं हूं, यहाँ का एक प्रतिनिधि हूं,
मगर विश्वास दिलाता हूं कि वो जगह मिल जाएगी तो ये फैसिलिटी आपको जरूर मिल जाएगी। बाकी चीजों पर मैं नहीं कहूंगा क्योंकि वो मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, मगर ये मैंने प्रयास जरूर किया है, आपके संज्ञान में लाना चाहता था। मुख्यमंत्री जी का मैं हृदय से भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि जो लॉ यूनिवर्सिटी झलवा में आ रही है वो मेरे क्षेत्र में ही है, और वो जब आती है तो उससे आप सबको पता है कि कितना हम लोग सबको लाभ मिलेगा। और विशेष रूप से जो रिसर्च का एक सेंटर बनता है, और रिसर्च के साथ जो आजकल एक युग चला आ रहा है जिसके अंदर हम एक दूसरे को विदेश के कई ऐसे जजमेंट से उसके साथ लिंक कर सकते हैं, वो सब सुविधाएं यहाँ पे आ जाएगी, तो एक बड़ी चीज आएगी। और साथ ही साथ क्योंकि अभी लगता है झलवा जाने में हम लोग को कठिनाई होती है, मगर वो पिछले ही कुंभ में हो जाता, मगर अब की बार जो चौपट्टा से एक फ्लाईओवर बनना है जो झलवा की तरफ कालिंदीपुरम से होते हुए वहां पे जाएगा और फिर एयरपोर्ट की तरफ उसको कनेक्ट करेंगे, तो वो भी हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी उसका जो शिलान्यास है वो जल्द से जल्द हो जाएगा। साथ ही साथ एक बड़ी समस्या रहती थी पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों की, और क्योंकि मैं मेरठ का भी प्रभारी था तो वहां से भी मैं जब जाता था तो वहां पे बड़ा आग्रह होता था, दबाव होता था, और मैं जनप्रतिनिधि यहीं से हूं कि वहां पे भी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन वो एक समस्या उनकी जो दूर करने का प्रयास किया है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक गंगा एक्सप्रेस वे जो मेरठ से चल के प्रयागराज तक की आएगी उसका भी जल्द शिलान्यास होने वाला है। और साथ ही साथ मेरठ से प्रयागराज का एक फ्लाइट का भी वो भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि मेरठ में एयरपोर्ट तैयार हो रहा है, वो हो जाएगा तो समस्या किसी की नहीं रहेगी, दूरियां कम हो जाती हैं, और हमारा जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है वो हमेशा चमकता रहेगा और चमकता रहेगा। मैं यही कह सकता हूं कि इस शहर के अंदर, और विशेष रूप से मैं जहां से जनप्रतिनिधि हूं, वहां की एक बहुत बड़ी समस्या होती रही है, माफिया और गुंडागर्दी, और उसके लिए मैं हृदय से कोटि कोटि प्रणाम करता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, जिस तरह से जिन्होंने बुलडोजर चलाए थे आज उनके ऊपर भी बुलडोजर चल के वो ध्वस्त हो गए। साथ ही साथ मैं ज्यादा नहीं कहते हुए अपनी बात को समाप्त यहां पे करता हूं, क्योंकि एमएसएमई के साथ निवेश निर्यात मंत्री भी हूं। कोविड मैनेजमेंट क्या होता है और कोविड मैनेजमेंट के अंदर सुशासन क्या होता है, कहीं उसका सही उदाहरण कोई लेगा तो योगी आदित्यनाथ जी से ही वो पाएगा, उससे बड़ा उदाहरण कोई हो ही नहीं सकता। कोई कल्पना नहीं करता था जब निवेश के बारे में मुख्यमंत्री जी बात करते थे और हम लोगों को मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में मुझे कहते थे कि निवेश की तैयारी करो, तो मुझे लगता था ये कैसे संभव होगा। मार्गदर्शन इन्होंने जो दिया और फिर जिस प्रकार से निवेश के लिए अलग अलग देशों के साथ संपर्क करने का रास्ता जुड़वाया और उसके लिए डेस्क बनवाए, आज मुझे खुशी होती है कि देश के अंदर और देश से बाहर इस कोविड के दौरान हम लोग को 53,000 करोड़ के प्रपोजल्स आ गए हैं और उसमें से काफी अब क्रियान्वित भी हो रहा है। हाल में ही जो सैमसंग वाला है, सैमसंग इंडस्ट्री जो है, आप सब जानते हैं, मोबाइल लेते हैं, टीवी लेते हैं, फ्रिज लेते हैं, सैमसंग वाले चाइना के अंदर एक फैक्ट्री है जिससे वो जो आपका डिस्प्ले मोबाइल के ऊपर होता है वो बनता है, वैसी 3 फैक्ट्रियां हैं, वो चाइना में बंद होकर वो यहां पर नोएडा में लगने जा रही है, 5,000 करोड़ का। चाइना को जवाब किस तरह से दिया जाता है उसका भी उदाहरण उत्तर प्रदेश में और योगी सरकार में मिलता है। मैं
फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। बड़ी संख्या में लोग भी आ रहे हैं और आप सभी का जो यहाँ पे अधिवक्ता भाई बंधु बैठे हैं, आप सबको हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। और अपने क्षेत्र में आपसे बड़ी संख्या अब मुझे नहीं लगती कहीं और होगी। पूरे के पूरे विधानसभा महानगर में तो शहर पश्चिमी में ज्यादा है, और शहर पश्चिमी में जिस प्रकार का विकास हो रहा है आदरणीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, मुझे नहीं लगता कि अधिवक्ता कहीं और रहने वाला है। जो भी नया अपना घर बनाएगा वो शहर पश्चिमी बनाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी। तुम्ही ने रक्त देकर रंग के उत्सव मनाए थे, तुम्ही तो सर कफन बांधे सरे मैदान आए थे। तुम्हारे ही जलाने से जलेगी क्रांति की ज्वाला। जरूरत पड़ गई है फिर तुम्हारी आज भारत को, जरूरत पड़ गई है फिर तुम्हारी आज भारत को। मैं जब 20 साल पहले वकालत शुरू किया तो जिस विचारधारा में हम लोग काम करते थे उसके आप नेता थे, और व्यवसायिक चैम्बर के जब उद्घाटन की बात आई तो हमने कहा कि इसके हाथ से कराया जाए। हम लोग सभी के प्रेरणा स्रोत वरिष्ठ अधिवक्ता गवर्नर रहे, हम लोग के बीच में हैं। 86 साल की अवस्था में भी उतने ही एनर्जेटिक हैं, उतने सरल हैं। एक बार फोन करिए, चाहे जिस जिम्मेदारी पर हो, हम लोग की बात सुनते हैं। मैं माननीय केसरीनाथ त्रिपाठी जी को आमंत्रित करूंगा इस अवसर पे अपना मार्गदर्शन दें। माननीय केसरी गलत लगा है ना, गलत नहीं लगा, बिल्कुल गलत लगा। आप यहाँ ये आप चलिए। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर बैठे हुए प्रदेश के मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ जी, श्री नंदगोपाल नंदी जी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अमरेंद्र नाथ जी, बार काउंसिल के अध्यक्ष श्री पांडे जी, और यहां उपस्थित बार काउंसिल और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सभी पदाधिकारीगण, सदस्यगण, अधिवक्ता बंधुओं और बहनों, पत्रकार मित्रों, मैंने तो सोचा था कि आज मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त करने वालों में मैं हूंगा, लेकिन मुझे बुला लिया गया। मैंने इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के नाते और वैसे भी आप सबके बीच में रहने के कारण अधिवक्ताओं की समस्याओं को, विभिन्न समस्याओं को सुना और समझा है। अमरेंद्र नाथ जी ने उनमें से कुछ का उल्लेख किया। कोरोना काल में अधिवक्ताओं की पीड़ा बहुत उभर कर आई और उसके निदान के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने यथासमय प्रयास भी किया, लेकिन आवास की व्यवस्था, एक स्थायी कुछ निश्चित आय की व्यवस्था, यह होना अभी शेष है। अब क्योंकि मुझे अवसर दिया गया कुछ कहने का, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन करना चाहूंगा। मैं बिना सरकार पर बोझ डाले हुए यदि हम दृष्टिपात करें तो उच्च न्यायालय में शिक्षा संबंधी मामले बहुत हैं। मैं शिक्षा आयोग बनाने की बात अभी नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक छोटा सा अनुरोध जिसमें शासन के ऊपर वित्तीय भार भी नहीं पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में जितने भी
मान्यता प्राप्त और सरकार से सहायता प्राप्त इंटरमीडिएट कॉलेज हैं, सबकी प्रबंध समिति में एक एक अधिवक्ता की नियुक्ति परामर्श विधि परामर्शदाता के उसमें चल जाए। कम से कम 50,000 अधिवक्ताओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का, अपनी योग्यता दिखाने का और काम मिल जाए। मैं इसमें समझता हूं कि शासन को विचार करने की आवश्यकता है, क्या निर्णय देंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जाने। इसी प्रकार और भी संस्थाएं हैं जिसमें कार्यरत अधिवक्ता का समायोजन बिना वित्तीय भार के किया जा सकता है। और दूसरी चीज आवास की समस्या। आवास की समस्या एक बार समाधान करने हेतु मैंने प्रयास किया था, कुछ हुआ भी, लेकिन अधिवक्ताओं ने उस समय नहीं लिया था जो फ्लैट्स बने थे। अब ज्यादा आवश्यकता है, सस्ते दर पर आवास की व्यवस्था की जाए तो अच्छा होगा। बहुत से लोग गांव से आते हैं, शहरों में किराए पर रहते हैं तो कठिनाई होती है। कुछ इस दृष्टि से भी विचार करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी सारी समस्याओं पर ध्यान देंगे और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद आदरणीय केशरीनाथ त्रिपाठी जी। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की एक कविता है कि बाधाएं आती हैं तो आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पैरों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से आग लगाकर हंसते हंसते जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। इन पंक्तियों के साथ हम लोग के विश्वविद्यालय के जमाने से जो है बड़े भाई और लोकप्रिय न्याय मंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि आज के अवसर पर आए और हम लोग का मार्गदर्शन करें। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, वरिष्ठ मंत्री हमारे बड़े भाई आदरणीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी, आदरणीय नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य आदरणीय श्रीनाथ त्रिपाठी जी, बार काउंसिल यूपी के अध्यक्ष आदरणीय जानकी शरण पांडे जी, अध्यक्ष हाईकोर्ट बार एसोसिएशन आदरणीय अमरेंद्र सिंह जी, सचिव आदरणीय प्रभाशंकर मिश्र जी, हमारे अभिभावक जिनकी वजह से सामाजिक जीवन में, राजनीति में हम लोगों को हमेशा आशीर्वाद मिला, वेस्ट बंगाल के पूर्व राज्यपाल वरिष्ठ अधिवक्ता आदरणीय केशरीनाथ त्रिपाठी जी, बीसीआई के पूर्व चेयरमैन आदरणीय विनय चंद्र मिश्र जी, सदस्य बार काउंसिल आदरणीय शिव किशोर गौर जी, सदस्य बार काउंसिल हमारे पुराने मित्र आदरणीय देवेंद्र मिश्र नगराहा जी, सदस्य बार काउंसिल आदरणीय अरुण त्रिपाठी जी, सदस्य बार काउंसिल आदरणीय जयनारायण पांडे जी, सदस्य बार काउंसिल आदरणीय पांचूराम मौर्य जी, सदस्य बार काउंसिल आदरणीय राकेश पाठक जी, सदस्य बार काउंसिल आदरणीय हरशंकर सिंह जी, हमारे पुराने साथी आदरणीय प्रदीप कुमार सिंह सदस्य बार काउंसिल, और जिनके संचालन में ये कार्यक्रम समागम चल रहा है ऐसे आदरणीय प्रशांत सिंह नटल जी हमारे छोटे भाई, आदरणीय शिशिर मल्होत्रा जी, यहाँ की लोकप्रिय महापौर आदरणीय अभिलाषा गुप्ता जी, श्रीमती आशा मिश्रा जी, विभिन्न बार एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी बंधुओं, हमारे हम सफर साथी अधिवक्ता मित्रों, आज जब इस समागम में आने के लिए मैं चल रहा था तो मेरे मन में बड़ी ऊहापोह थी कि मैं आपकी वजह से यहां खड़ा हूं। उत्तर प्रदेश के लाखों अधिवक्ताओं को मैं अपने परिवार का सदस्य मानते हुए यहां पर खड़ा हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे आप ही के कार्य का विषय देखने के लिए कार्य सौंप रखा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिवक्ता परिवार में पाकर के बहुत ही खुश हूं
और मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का लाखों अधिवक्ता अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के साथ उनकी हर गतिविधि में कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहता है। हम सब जानते हैं कि अधिवक्ता समाज एक ऐसा समाज है, उसके पास जो व्यक्ति आता सब जगह से हरा थाका निराश आता है। यानी जितने भी मुकदमे विभिन्न अदालतों में चलते हैं उसमें अधिकतर मुकदमे 90-99% मुकदमे आपसी रिश्तेदारों से या नजदीकी लोगों से चलते हैं और उनसे निराश होकर के व्यक्ति दो जगह जाता है, या तो मंदिर में जाता है और मंदिर के बाद अधिवक्ता के घर जाता है। और अधिवक्ता का भरोसा देखिए, दुनिया के पैमाने पर मैं कहना चाहता हूं अधिवक्ता से अधिक भरोसा किसी ने नहीं जीता। हर जगह से हारा व्यक्ति, भाई से हारा व्यक्ति, चाचा से हारा व्यक्ति, पत्नी से हारा व्यक्ति, अपने सगे रिश्तेदारों से हारा व्यक्ति, पड़ोसी से हारा व्यक्ति जब अधिवक्ता के चैम्बर में घुसता है तो सादे पन्ने पर दस्तखत करके सौंप देता है कि अधिवक्ता उसकी जांच बचाने का काम है। यह पैमाना विश्वास का अगर किसी ने अर्जित किया है तो हमारे सामने बैठे अधिवक्ता मित्रों ने अर्जित किया। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को अपने बीच में पाकर के आह्लादित हूं, खुश हूं। सामान्य अधिवक्ता समाज अपने कामों को भूल करके दूसरे के प्रति जागरूक दृष्टि से रख करके हर कार्य को करने का काम करता है। हमारी पीड़ा को कौन सुनेगा, हमारी बातों को कौन सुनेगा? मुझे नहीं लगता आज तक किसी भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना समय निकाला हो कि इलाहाबाद के अंदर, प्रयागराज के अंदर इतना बड़ा समागम आयोजित किया हो, लाखों लाख अधिवक्ताओं की बात को सुनने का काम किया हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के समय ही अपने संकल्प पत्र में तय किया था कि अधिवक्ता समाज उनके परिवार के सदस्य हैं और उनकी कुछ बातों को गंभीरता से संकल्प पत्र में शामिल किया था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने समय समय पर उन सभी बातों को पूर्ण करने के लिए बराबर दृष्टि रखी और आप देखते हैं समय समय पर उनको लगातार पूरा करने के लिए काम किया जा रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब उत्तर प्रदेश में पहली बार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार गठित हुई और पहले कैबिनेट के पहले एजेंडे में किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का लोन माफ करने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया था। पूरे देश में ये मिसाल बनी थी कि अपने खर्चे पर, अपने संसाधनों में कटौती करके यदि कोई सरकार काम कर सकती है तो केवल आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार काम कर सकती है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि आपने समाज के सभी वर्गों पर अपना आशीर्वाद प्रदान किया है। मैं आज अपने अधिवक्ता समाज के साथ हूं, इसलिए इनकी बातों को आपके चरणों में रखना चाहता हूं, क्योंकि आपका एक स्वरूप योगी का भी है, एक ऐसा स्वरूप है जिसको आप आशीर्वाद दे देंगे तो सफल हो जाएगा। मुझे पूरा उम्मीद है जो मांग पत्र हमारे अध्यक्ष जी ने मुझे सौंपा है, आदरणीय अमरेंद्र सिंह जी ने बार की तरफ से, एक काउंसिल की तरफ से, अपनी बार की तरफ से, उस पर हमारी सरकार गंभीरता से विचार करेगी। और मैंने पहले भी आश्वासन दिया था कि जो भी हमारे वकील साहब लोग हमारे सामने निवेदन किए हैं हम गंभीरता से विचार करेंगे। आवास के मामले का हल हमने इनको बताया था, उस प्रोसेस में हम चलेंगे तो जरूर हमें सफलता मिलेगी। क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमें तो घोषणा करने के लिए अधिकृत नहीं हूं, लेकिन उस विषय को माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाकर के उस दिशा में हम लोग चलेंगे तो जरूर वकीलों को एक अच्छे स्तर पर आवास मिल सकेगा और उसमें हमारे ऊपर कोई विशेष लागत भी आने वाली नहीं है। मैं बहुत बहुत आभारी हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का कि वो यहाँ पर पधारे। ज्यादा वक्त लेते हुए मैं उम्मीद करता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी जरूर कुछ न कुछ आज ऐसा कहेंगे कि अधिवक्ताओं के हृदय में आज एक ऐसी बात बनेगी कि जो कोहरा और बरसात के कारण आप लोगों को असुविधा हुई, जो कष्ट हुआ है, जो ये जहां लोग बैठे नीचे कीचड़ है, सब भूल जाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर कुछ ना कुछ आशीर्वाद देकर के ऐसा जाएंगे। मुझे लगता है कुछ कहेंगे, इसलिए मैं आपकी तरफ से सभी बातों को एक बात और कहना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, ये अधिवक्ता समाज जो बैठा है संख्या में भले ही आपको लग रहा कि कुछ हजार है, लेकिन प्रदेश में लाखों अधिवक्ता है। वो आपके लिए एकदम आशा नहीं नजरों से देख रहा है और अधिवक्ता समाज की तरफ से मैं इस बात का भरोसा दिलाना चाहता हूं
अधिवक्ता वो गारंटी है, अगर एक बार फाइल पकड़ ली, भले ही कितना कमजोर क्लाइंट हो या मजबूत क्लाइंट हो, फिर बदलने का काम नहीं करता। तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी फाइल को पकड़ने वाले हैं, हमारी सरकार की फाइल को पकड़ने वाले हैं। एक बार इनके हाथ में पत्रावली आ गई तो बदलने वाला अधिवक्ता समाज नहीं है, अंतिम क्षण तक आपकी बात को रखने का काम करेगा। इन्हीं लफ्जों के साथ दो बातें कहना चाहता हूं, दो लाइनें कहना चाहता हूं। किसी शायर ने कहा है, मगरूर जितने दरख्त थे वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों के लिए, मगरूर जितने दरख्त थे वे हैरत में पड़ गए, ऐसी चली आंधिया की जड़ से उखड़ गए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय ब्रजेश पाठक जी। आप कानून मंत्री कम और अधिवक्ता ज्यादा लग रहे थे, इसलिए बहुत हम लोग आपको अपने बीच का ही मानते हैं। मैं कार्यक्रम अब मानिए जिनको आप सभी लोग सुनना चाहते हैं उसी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। मैं बार काउंसिल उत्तर प्रदेश दुनिया की सबसे बड़ी अधिवक्ताओं की संस्था है। माननीय मुख्यमंत्री जी, अमेरिका में 50,000 वकील हैं, ब्रिटेन में 13,000 वकील हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में 3.5 लाख वकील हैं। और उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के चेयरमैन 1961 में जहां कन्हैयालाल मिश्रा जी रहे, जहां शांति भूषण साहब रहे, तमाम लोग रहे, बीसी मिश्रा जी बैठे ही हैं। मैं आज चेयरमैन जानकी शरण पांडे जी हैं, मैं भी बार काउंसिल का चेयरमैन रहा कुछ दिनों के लिए और इस समय को चेयरमैन हूं। मैं जानकी शरण पांडे जी को आमंत्रित करूंगा कि आए और आज के कार्यक्रम के वो आयोजक भी हैं, अपनी बात भी रखें, फिर हम लोग मुख्यमंत्री जी को सुनेंगे। आदरणीय जानकी शरण पांडे जी आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम प्रदेश के विभिन्न जनपदों से इस बरसात के मौसम में भी तमाम सारे कष्ट सहकर यहां पर पधारे अधिवक्ता बंधुओं को मैं सादर नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। मंचासीन यशस्वी मुख्यमंत्री जी श्री केसरीनाथ त्रिपाठी जी, माननीय मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, अधिवक्ता पेशे में अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले आदरणीय बीसी मिश्रा साहब, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य श्री श्रीनाथ त्रिपाठी जी, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अमरेंद्रनाथ सिंह जी, महासचिव प्रभाकर मिश्रा जी और उनकी पूरी टीम, जिन्होंने रात में पानी बरसते हुए इस चिंता के साथ कार्यक्रम किया कि प्रशासनिक अधिकारियों का बार बार दबाव आ रहा था कि यदि पानी और भी बरस गया तो शायद मुख्यमंत्री जी अपना कार्यक्रम स्थगित कर देंगे। हम लोग रात भर इसी अपोह में थे, इंद्र भगवान से मना रहे थे कि प्रभु बारिश बंद कर दीजिए और कार्यक्रम हो जाने के बाद फिर अगर बारिश होगी तो हम लोग उसका स्वागत करेंगे। बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के सदस्य राकेश पाठक जी, अजय कुमार शुक्ल जी, अखिलेश अवस्थी जी, देवेंद्र मिश्र नगरा जी, जिन्होंने व्यक्तिगत अपने संबंधों के आधार पर रात में बारिश में भी बहुत सारे कार्य कराए। सह अध्यक्ष श्री शिव किशोर गौड़ जी, पूर्व अध्यक्ष हरिशंकर सिंह जी, पूर्व अध्यक्ष पाचूराम मौर्य जी, जयनारायण पांडे जी, पूर्व सह अध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह जी, पूर्व उपाध्यक्ष श्री श्रीश मेहरोत्रा जी, संचालक प्रशांत सिंह अटल जी, दो विधायकों को मैं देख पा रहा हूं, सिराथू विधायक श्री शीतला प्रसाद पटेल जी, मंझनपुर विधायक श्री लाल बहादुर जी, विभिन्न जनपदों से यहाँ पे अधिवक्ता बंधु पधारे हैं। इटावा जिलावार के मंत्री साकेत शुक्ला जी, असुरी सिंह साथ में हैं, झांसी के साकेत गुप्ता जी, सिद्धार्थ नगर के मंत्री दिव्य प्रकाश शुक्ला जी, कौशाम्बी से राम प्रताप मिश्र जी, लक्ष्मीकांत त्रिपाठी जी, विमल पांडे जी और अनगणित अधिवक्ता लक्ष्मीकांत त्रिपाठी जी, जौनपुर से महेंद्र पांडे जी, उनकी पूरी टीम, इलाहाबाद से अध्यक्ष हरिसागर मिश्र जी, कई पूर्व अध्यक्ष भी साथ में, उनकी पूरी टीम है। इलाहाबाद से नीरज पांडे, अवधेश मिश्र, अनूप पांडे जी,
कुंडा से कमलाकांत मिश्र जी, शिवप्रकाश मिश्र सेनानी जी, फतेहपुर से सुनील वाजपेयी जी, भदोही से रामचंद्र पांडे जी, मीडिया के हमारे मित्र, प्रशासनिक अधिकारीगण जिन्होंने रात भर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और व्यवस्था देखने के लिए यहाँ उपस्थित रहे। सर्वप्रथम संख्या के संबंध में पाठक जी ने कहा, मैंने ये बताना भूल गया था उनसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश था कि संख्या किसी भी दशा में 1000 के ऊपर नहीं होनी चाहिए। हम लोगों ने उनकी बात मानते हुए 999 कार्ड छपवाए थे, और यदि आपका आदेश होता और संख्या के लिए हम लोगों को सीमा में न बांधा जाता तो शायद ये केपी कॉलेज का ग्राउंड आज छोटा हो जाता। ये निश्चित रूप से सही है कि वर्तमान सरकार का एजेंडा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में चल रहा है, किंतु प्रदेश का अधिवक्ता अभी भी आपकी तरफ इस उम्मीद से देख रहा है कि सबका साथ और सबका विकास तो हो रहा है, लेकिन अधिवक्ताओं के लिए अभी सरकार से कुछ ऐसा नहीं किया गया जिससे ये लगे कि सबके विकास में हमारा भी विकास होगा। निश्चित रूप से न्याय मंत्री ब्रजेश पाठक जी अपने बीच के हैं और अधिवक्ता के रूप में, छात्र नेता के रूप में विभिन्न पदों पर उनकी बहुत अच्छी भूमिका रही है, बहुत सरल और सुलभ है। हम लोग जब भी किसी कार्य के पास से जाते हैं उनके पास तुरंत वो मिलते हैं, हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाते हैं। किंतु लगभग 70 साल आजादी के बीतने के बाद हम लोग आजाद जरूर हो गए, लेकिन अधिवक्ता अभी भी कचहरी में उचित बैठने की व्यवस्था नहीं पा सका है। कचहरी में टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। जो भी न्यायपालिका का सीमित बजट आता है उसमें बहुत कुछ या पूरी तरह से 100% न्यायपालिका, न्यायिक अधिकारियों और विभिन्न मद में खर्च होता है। अधिवक्ताओं के मद में उसमें 1% भी नहीं आता। इधर कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि अधिवक्ताओं के जो कार्य थे वो भी कम किए जा रहे हैं। थोड़े दिन मैंने पहले पेपर में पढ़ा कि अब खतौनी भी ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगी, उसमें भी अधिवक्ता की जरूरत नहीं रह जाएगी। जाति प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र आदि पहले से ऑनलाइन बनवाए जा रहे हैं। अधिवक्ताओं की भूमिका कम होती जा रही है। श्री केसरीनाथ त्रिपाठी जी ने बहुत सुंदर बात कही कि यदि विभिन्न संस्थाओं में सरकार की तरफ से एक अधिवक्ता रखने के लिए या विधि अधिकारी रखना अनिवार्य किए जाने से अगर हमारे लगभग 50-55 हजार अधिवक्ता समायोजित हो जाते हैं तो निश्चित रूप से सरकार का ये कदम अधिवक्ताओं के लिए मील का पत्थर साबित होगा। आज की स्थिति में कोई भी कंपनी बिना कंपनी सेक्रेटरी के नहीं चल सकती। हर कंपनी के लिए बाध्यता है कि एक कंपनी सेक्रेटरी रखेगी। मेरा माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि जिस तरह हर कंपनी के लिए एक कंपनी सचिव आवश्यक है, उसी तरह से किसी भी संस्था के लिए, चाहे फर्म हो, चाहे कंपनी हो, चाहे जिस टाइप की संस्था हो, विद्यालय हो, विश्वविद्यालय हो, वहां पे विधि अधिकारी का एक पैनल होना चाहिए और हमारे अधिवक्ता बंधु विभिन्न तरीके से उसमें शामिल हो सकेंगे और समाज को एक नई दिशा और न्याय दिला सकेंगे। साथ ही मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जिस तरह विभिन्न क्षेत्रों में पदों के सृजन हो रहे हैं, कार्य के अवसर पैदा किए जा रहे हैं, अधिवक्ताओं के कार्य के अवसर बढ़ाने की आवश्यकता है। विभिन्न ट्रिब्यूनल ऐसे बनाए गए जहां पे ये लिखा होता है कि अधिवक्ताओं की यहां पे आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है किसी भी न्यायिक प्रक्रिया में अगर अधिवक्ताओं को इसे हटा दिया जाएगा तो निश्चित रूप से न्याय नहीं हो पाएगा। बहुत सारी योजनाएं केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की ऐसी लागू की गई जिसमें वर्ड यूज किया गया अधिवक्ता के सिवाय, एक्सेप्ट एडवोकेट। मेरा निवेदन है कि हमारे बीच में बहुत सारे अधिवक्ता ऐसे हैं जो जरूरतमंद हैं और उनको केवल अधिवक्ता होने के नाते अगर किसी सुविधा से हटाया जाता है या उनको उसका लाभ नहीं दिया जाता तो निश्चित रूप से जो हमारे न्याय के प्रहरी हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है। हाई कोर्ट को अध्यक्ष भाई श्री अमरेंद्रनाथ सिंह ने बहुत सुंदर बात कही कि इलाहाबाद में अधिवक्ताओं के निवास के लिए
भूखंड की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं इसका समर्थन करता हूं। साथ ही जो हमारी बहुत पुरानी मांग है कि हर जनपद मुख्यालय में विकास प्राधिकरण या आवास विकास के द्वारा नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे भूखंड विकसित करके अगर अधिवक्ताओं को दिए जाएंगे तो पूरा प्रदेश का अधिवक्ता अपना तहसील मुख्यालय या जिला मुख्यालय में अपना आवास बना सकेगा। स्थिति तो तब खराब होती है जब हमारे अधिवक्ता बंधुओं को जब किराए का मकान लेने के लिए जाते हैं तो उनको किराए के मकान भी नहीं मिलते, केवल इसलिए कि वो अधिवक्ता है। बैंक हमें लोन नहीं देता क्योंकि हम अधिवक्ता हैं। बहुत सारी स्थितियां हमारी इसलिए खराब होती है कि हम अधिवक्ता हैं। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि अधिवक्ता किसी भी दशा में अधिवक्ता होने के साथ साथ समाज का एक जागरूक नागरिक भी है। तो अगर अधिवक्ता होने के नाते हमें कोई सुविधा नहीं मिल सकती तो हमें नागरिक होने के नाते वो सुविधा मिलनी चाहिए जो आम नागरिक इसके लिए हकदार है। कोरोना संक्रमण काल में बहुत प्रयास करने के बाद भी बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश या हाई कोर्ट बार एसोसिएशन केंद्र या राज्य सरकार से कोई आर्थिक मदद नहीं पा सकी। ये विदित तथ्य है। मंचासीन मनीषियों को ये पता है कि न्यायालय पूरी तरह से बंद थे। लगभग 9 महीने से किसी तरह का कोई कार्य नहीं हो पाया। जो वेतन भोगी अधिकारी थे वो चाहे जज साहब रहे हो या उनके कर्मचारी रहे हो, सबका वेतन मिलता रहा है। लेकिन अधिवक्ता जब तक उसका क्लाइंट नहीं आएगा, पक्षकार नहीं आएगा, जब तक कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी तब तक उसको कोई धनराशि प्राप्त नहीं होगी। बहुत सारे अधिवक्ता इलाहाबाद में मकान छोड़ करके अपने गांव वापस चले गए। बहुत सारे लोगों ने इस व्यवसाय से हट करके दूसरे व्यवसाय करने शुरू कर दिए। कई अधिवक्ताओं की कोरोना से मृत्यु हो गई। कई लोग जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित थे उनके साथ समस्या थी। बच्चों के फीस नहीं दे पाए, भोजन तक की दिक्कतें हुई। मैं ये नहीं कहता हूं कि हमारा अधिवक्ता बिल्कुल निम्न कोटि का अपराधी है, किंतु हमारे बीच भी इस तरह के अधिवक्ता भाई हैं जिनकी जरूरतें भी इस कोरोना काल में पूरी नहीं हो सकी। माननीय उच्च न्यायालय ने एक रिट पिटीशन में आदेश दिया, उसके बावजूद भी हम लोगों को कोई सहायता नहीं मिल पाई। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि कोरोना काल को देखते हुए जो भी इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने अपने स्तर पर अपने सदस्यों को सुविधा पहुंचाई है, मदद की है। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने अपने सीमित संसाधनों से लगभग 10 करोड़ 58 लाख रुपए जिला बार एसोसिएशन या अन्य बार संघों के माध्यम से अधिवक्ताओं के बीच एक बहुत टिटिहरी प्रयास किया कि बहुत थोड़ी अल्प राशि सब जगह पहुंचे। कोरोना से जो प्रभावित लोग थे उसको बार काउंसिल ने अधिवक्ताओं को 25,000 रुपए देने का प्रयास किया। मुझे लगता है कि अगर आपकी कृपादृष्टि हो जाएगी तो निश्चित रूप से अधिवक्ता लाभान्वित होगा। पड़ोस के कुछ प्रदेशों में, वो चाहे राजस्थान हो या दिल्ली हो, बहुत छोटे राज्य हैं। उत्तर प्रदेश की तुलना में वहां पे अधिवक्ताओं की संख्या बहुत सीमित है। उसके बावजूद दिल्ली में 10 लाख रुपए का अधिवक्ताओं का बीमा सरकार के खर्चे पे कराया गया है। जब अधिवक्ता जिस दिन कचहरी जाता है उस दिन उसकी आय की स्रोत होती है। जब वो कचहरी नहीं जाता उसकी कोई आय नहीं होती है। मेरा आपसे निवेदन है कि कम से कम ऐसी आकस्मिक घटनाओं में जैसे किसी अधिवक्ता के साथ कुछ अनहोनी हो जाती है, उसका परिवार जिसमें उसके वृद्ध माँ बाप होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, शादी लायक बेटियां होती हैं, बहनें होती हैं, अगर दुर्घटना की स्थिति में भी 10 लाख का बीमा अगर करवा दिया जाए तो जो भाई हमारे साथ नहीं रह जाएंगे उनके परिजनों को एक अच्छी खासी मदद हो जाएगी। इसके अलावा कचहरी प्रांगण में भी अधिवक्ताओं के बैठने की उचित व्यवस्था, साथ ही पेयजल की व्यवस्था, ये बहुत आवश्यक है। जो अधिवक्ता हमारे रूप से कमजोर हैं, अपंग हैं या आयु उनकी इतनी हो गई है कि वो कचहरी नहीं जा पाते, उनको जीवन निर्वाह भत्ता के रूप में कम से कम 10,000 रुपए प्रत्येक अधिवक्ता अगर दे दिया जाए तो हमारा अधिवक्ता जो जीवन भर न्यायपालिका में न्याय दिलाने के लिए अपना पूरा जीवन यहाँ पे चुका देता है, वो कम से कम अपने अंतिम जीवन के क्षण सुखद रूप से बिना किसी के सामने हाथ फैलाए जीवन गुजार सकेगा। श्री अमरेंद्र सिंह जी ने जो प्रपत्र वहां सौंपा है उसमें निश्चित रूप से कई बातें उन्होंने हाई कोर्ट बार के सदस्यों के हित के लिए कही है। मैंने बहुत छोटी छोटी 2-4 चीजें लिखी थी। ट्रस्टी कमेटी में अभी हम लोगों को परिपक्वता धनराशि 1.5 लाख रुपए मिलती है। भारतीय जनता पार्टी के लोक संकल्प पत्र में ये संकल्प लिया गया था कि यदि सरकार बनेगी
तो हम इस धनराशि को 1.5 लाख से 5 लाख रुपए कर देंगे। मेरा निवेदन है कि सरकार बने हुए काफी समय हो गया है, अगर उसको 5 लाख रुपए कर दिया जाएगा तो हमारा अधिवक्ता बहुत प्रसन्न होगा और उसके अपनी सदस्यता का उसको लाभ मिल जाएगा। बहुत सारी चीजें मैंने इसमें लिखी है। माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से केवल 1 घंटे का समय दिया गया था, जो लगभग पूरा होने वाला है। हम लोग उनके मुखारबिंद से आशीर्वचन सुनने के लिए तैयार हैं। मैं अमरेंद्र नाथ सिंह जी से निवेदन करूंगा कि आए और पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं के लिए जो हम लोगों ने मांग पत्र लिखा है उसको मेरे साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को देने में सहयोग करें। मैं पुनः इस कार्यक्रम में पधारे दूर से आए सभी अधिवक्ताओं का पूरा धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मांग पत्र आयोजक जो दे रहे हैं, लेना देना को स्मृति चिन्ह देकर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से और उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की तरफ से सम्मानित करें। अमरेंद्र नाथ सिंह जी और जानकीकृष्ण पांडे जी। मैं बार काउंसिल के सदस्य सचिव और खुर्जा से आउटलाइन कोर्ट है बुलंदशहर की, उससे बहुत लोकप्रिय ढंग से जीते हुए श्री किशोर गौड़ जी और देवेंद्र मिश्र नगरहा जी इलाहाबाद के, इन दोनों से निवेदन करूंगा कि आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि न्याय मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित। श्री जयनारायण पांडे जी जो लखनऊ से आते हैं और राकेश पाठक जी जो सह-अध्यक्ष हैं, दोनों लोग सह-अध्यक्ष हैं बार काउंसिल के इलाहाबाद के। मैं इन दोनों लोगों से निवेदन करूंगा, ये माननीय श्री किशोर गौड़ जी और देवेंद्र मिश्र नगरहा जी स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित कर रहे हैं। राकेश पाठक जी और जयनारायण पांडे जी से मैं निवेदन करूंगा कि आए और नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि आदरणीय बार काउंसिल के चेयरमैन रहे, यहीं के सीनियर काउंसिल हैं पाचूराम मौर्य जी और अरुण कुमार त्रिपाठी जी, प्रदीप कुमार सिंह जी और पाचूराम मौर्य जी से प्रदीप कुमार सिंह जी वो चेयरमैन रहे। मैं निवेदन करूंगा कि आए और माननीय सिद्धार्थ नाथ सिंह जी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। आप लखनऊ से आते हैं प्रदीप कुमार सिंह जी और श्री मल्होत्रा जी से मैं निवेदन करूंगा जो बरेली के हैं कि आए और माननीय केसरी नाथ त्रिपाठी जी को स्मृति चिन्ह दें। मैं उनके सहयोग के लिए इलाहाबाद बार के महामंत्री प्रभात सिंह मिश्रा जी से निवेदन करूंगा, सहयोग करेंगे। प्रदीप सिंह जी और पाचूराम मौर्य जी, आप माननीय सिद्धार्थ नाथ सिंह जी को स्मृति चिन्ह दे रहे हैं और प्रदीप कुमार सिंह जी, शिरीष मल्होत्रा जी और बार के महामंत्री प्रभात शंकर मिश्र जी से निवेदन है कि आदरणीय केसरी नाथ त्रिपाठी जी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित। माननीय अमरेंद्र नाथ सिंह जी एक चंदन का वृक्ष देना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, तो मैं उनसे कहूंगा कि ये भी औपचारिकता पूर्ण करें। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र उड़ाने 9 दधीच हड्डियां जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। मैं सभी बहुत भव्य कार्यक्रम कोविड के बावजूद और तरह तरह की बातें हुई हैं, हम लोग आभार भी व्यक्त करते हैं, मांग भी करते हैं। 5871 करोड़ रुपया पिछली बजट में न्याय जगत को जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया, रातों रात चीजें बदलती नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में 22 में से 9 मुख्यमंत्री वकील रहे हैं। गोविंद वल्लभ पंत जी पहले मुख्यमंत्री भी वकील थे और तमाम लोग वकील रहे जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे।
लेकिन एक संत जब उत्तर प्रदेश की कमान जिनके हाथ में आई, और ये कोई बात ये नहीं है कि कौन यहां बैठा है और कौन नहीं बैठा है, सड़क पर फुटपाथ पर रहने वाला व्यक्ति भी यह जानता है उत्तर प्रदेश में जितनी लोकप्रियता माननीय योगी आदित्यनाथ जी आपकी है, जो विश्वसनीयता गरीब से गरीब आदमी के बीच में आपकी है, वो कायम रहनी चाहिए और कायम है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि उत्तर प्रदेश की जनता की है कि आप जैसा ईमानदार, आप जैसा बेदाग, आप जैसा चरित्रवान, आप जैसा राष्ट्रभक्त मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने पाया। और मैं अधिवक्ताओं के लिए कहना चाहता हूं, शायद हमको कभी कभी लगता है कि मांग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन तमाम बातें हुई है, शायद कोई हिम्मत ये कर पाए तो ये यही मुख्यमंत्री कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की सारी कचहरियां, सारे तहसील तीन मुक्त, मड़ई मुक्त, छपरा मुक्त और थपड़ा मुक्त होगा। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्योंकि आपने 13 करोड़ आवास दिए हैं हिंदुस्तान में, क्योंकि आपने 65 करोड़ लोगों को जनधन योजना में अकाउंट खुले हैं, जिनके पैरों में चप्पल नहीं थे वो वातानुकूलित बैंकों में चले गए। 7-7, 8-8 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना में गैस चूल्हा मिला है। ये भी सच है कि जहां पगडंडी नहीं थी वहां 6 लेन सड़कें हो गई। तो शायद वकीलों की भी किस्मत बदले। 12 करोड़ शौचालय देश में बनाने वाली सरकार है और ऐसा लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो कम से कम उत्तर प्रदेश के वकील ये धृष्टता कर सकते हैं कि आप आज नहीं, कल नहीं, जब भी आपको अच्छा लगे उत्तर प्रदेश की कोई कचहरी अब हम 3 में, मड़ई में, छपरा में, थपड़ा में नहीं बैठेंगे। ऐसी अपेक्षा हमारे मन में हो रही है। मैं आमंत्रित करना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, जिनको हम सभी लोग सुनना चाहते हैं। शायद आप रोक नहीं लगाते तो न जाने कितनी भीड़ हो जाती। सब लोग आपको सुनना चाहते थे। वर्किंग डे के बावजूद बड़े वरिष्ठ वकील जिनके तमाम केसेस लगे हुए, लास्ट वर्किंग डे चल रहे हैं, सब आपके बीच में हैं। हम आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। मैं सादर, विनम्रता पूर्वक, आदर पूर्वक माननीय मुख्यमंत्री जी को मार्गदर्शन के लिए आमंत्रित करता हूं। बहुत आइए माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग का मार्गदर्शन। उत्तर प्रदेश अधिवक्ता समागम में आज के इस कार्यक्रम के संयोजक उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के अध्यक्ष सम्मानित श्री जानकी शरण पांडे जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण, विधि और न्याय मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम और निर्यात प्रोत्साहन के मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, प्रदेश के नागरिक उड्डयन और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री श्री नंद गोपाल नंदी जी, पूर्व राज्यपाल और वरिष्ठ अधिवक्ता सम्मानित श्री केसी नाथ त्रिपाठी जी, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्रीमान अमरेंद्र नाथ सिंह जी, कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रहे श्रीमान प्रशांत सिंह अटल जी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य श्रीमान शिवनाथ त्रिपाठी जी, सचिव हाईकोर्ट बार एसोसिएशन श्रीमान प्रभाशंकर मिश्र जी, प्रयागराज की महापौर श्रीमती अभिलाषा गुप्ता जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी मान्य जनप्रतिनिधिगण और कोविड-19 के बावजूद, इस विपरीत मौसम की परिस्थिति के बावजूद यहां पर उपस्थित
सभी हमारे सम्मानित अधिवक्ता भाइयों बहनों, मैं ज्ञान, आस्था और न्याय की इस धरती को कोटि कोटि नमन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं बार काउंसिल का और इलाहाबाद बार एसोसिएशन का, जिन्होंने आज इस अधिवक्ता समागम के माध्यम से मुझे आप सबके बीच में आने का अवसर दिया है। कार्यक्रम भी जल्दी में बना, लेकिन मौसम की विपरीत परिस्थिति थी और मुझे जानकारी भी मिली थी कि रात्रि भर यहां बारिश पड़ी है, मौसम विपरीत था। प्रातःकाल भी हम लोग इस बात को देख रहे थे कि 10 बजे तक इस बात में बहुत असमंजसता थी कि पता नहीं प्रयागराज के कार्यक्रम में हम संगम नगरी पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन ये प्रयागराज और गंगा मैया की कृपा थी कि हम लोग यहां पर आपके बीच में आए हैं। मैं आप सभी अधिवक्ता बंधुओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। अधिवक्ता समाज, जैसे हमारे विधि और न्याय मंत्री ने कहा, ही वह एक विश्वास का प्रतीक है। जब व्यक्ति स्वप्नों से हारता है तो वह भौतिक रूप से एक अधिवक्ता की शरण में जाता है। यानी आपका जो प्रतीक है, आपका जो वेशभूषा है, ये विश्वास का प्रतीक है और ये विश्वसनीयता जब तक बनी रहेगी तब तक न्यायपालिका पर आम जन का विश्वास बना रहेगा और इस विश्वास को बनाए रखना हम सबका बहुत बड़ा, पूरी हमारी प्रतिबद्धता होनी चाहिए इन सबके प्रति। अधिवक्ता समाज का बहुत बड़ा योगदान है समाज के निर्माण में, भारत की स्वाधीनता में और समाज को जागरूक करके एक यशस्वी नेतृत्व देने में भी। प्रबुद्ध समाज होने के नाते समाज की हर ज्वलंत समस्या में मुखरता के साथ उसके समर्थन में, अगर वो लोक कल्याणकारी है, राष्ट्र कल्याणकारी है, तो उसके समर्थन में खड़ा होना। अगर वह लोक कल्याणकारी नहीं है, राष्ट्र कल्याणकारी नहीं है, तो उसके विरोध में मुखर होकर के आवाज भी उठाना और उस व्यवस्था को एक नेतृत्व देने के लिए अधिवक्ता समाज ने सदैव से एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। उस बड़ी भूमिका के लिए सदैव अधिवक्ता समाज को अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा। परंतु भारत की संसदीय लोकतंत्र की प्रणाली हर एक इस व्यवस्था के जो अंग हैं उसके लिए एक लक्ष्मण रेखा है और जब तक एक दूसरे का सम्मान करते हुए हम अपनी लक्ष्मण रेखा का पालन कर रहे हैं तो भारत का लोकतंत्र यशस्वी होता हुआ आगे बढ़ेगा, दुनिया के सामने उदाहरण प्रस्तुत करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जब भी कोई संस्था अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए जबरन करने का प्रयास करेगी तो स्वाभाविक रूप से न केवल संसदीय लोकतंत्र आहत होगा बल्कि आम जन की भावनाएं भी आहत होती दिखाई देंगी और इसका ध्यान हम सबको रखना होगा, क्योंकि व्यवस्था, समाज की व्यवस्था हो या राष्ट्र की व्यवस्था, वो एक सामूहिकता का एक समन्वय है। वह हम सबके एक
टीम वर्क का परिणाम है। और टीम वर्क जब भी दिखाई देता है, आप व्यक्तिगत जीवन में देखते होंगे, जो आपका पारिवारिक जीवन है उसमें आप इस बात को अनुभव करते होंगे। आप जब किसी अन्य अधिवक्ता के अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में देखते होंगे, वो आपका सामाजिक जीवन हो गया या फिर राष्ट्रीय जीवन में आप देखते होंगे। ये टीम वर्क है जो हम सबको एक साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। हम मिलकर के जब एक सामूहिक प्रयास करते हैं तो उसके परिणाम भी हम सबके सामने आते हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 9 महीनों से यह देश भी और पूरी दुनिया भी वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी का हम सामना कर रहे हैं। और मैंने इसीलिए बार काउंसिल से और बार एसोसिएशन से जुड़े हुए जब हमारे दोनों अध्यक्षगण मेरे सामने आए थे तो मैंने दोनों से ही आग्रह किया था। मैंने कहा देखिए, मुझे आने में कोई समस्या नहीं है, हम समय निकाल देंगे, लेकिन पहली शर्त तो होनी चाहिए कि हम लोग कोविड-19 की उस गाइडलाइन का पालन करते हुए ज्यादा संख्या में हो, एक सीमित संख्या होगी, आवश्यकता पड़ेगी हम उसको वहां से लाइव करवा देंगे। वहां से हर एक जनपद में उस कार्यक्रम को वहां पे प्रसारण की व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन एक जगह ज्यादा जमावड़ा जब होगा तो स्वाभाविक रूप से उसकी एक कोविड-19 के संक्रमण को वो मदद कर सकता है। इसलिए हमें कोविड-19 के संक्रमण को हर एक स्तर पर तोड़ना है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, पता नहीं अन्य लोग किस रूप में इसको समझते होंगे, लेकिन मैं इस प्रयागराज में बताते हुए मुझे प्रसन्नता है कि देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के बावजूद उत्तर प्रदेश ने कोविड प्रबंधन में सबसे अच्छा परिणाम पूरे देश के अंदर दिया है। कोविड प्रबंधन में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन था, हम लोगों ने उसको अक्षरशः प्रदेश के अंदर लागू किया। आज से 2 महीने पहले प्रदेश के अंदर 68,000 एक्टिव केस कोरोना के थे। और भाइयों बहनों, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, जो एक टीम वर्क प्रदेश के अंदर हुआ है, आज उसका परिणाम है आज के दिन पर 18,000 से कम पॉजिटिव केस उत्तर प्रदेश के अंदर है, मात्र 18,000। देश के अंदर सर्वाधिक टेस्ट करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। पॉजिटिविटी रेट सबसे कम, सबसे मौतें कम। अगर दिल्ली से हम इसकी तुलना करें, उत्तर प्रदेश की आबादी है 24 करोड़ की और कुल कोविड से मौत हुई है पिछले 10 वर्षों में कुल 8,000। और दिल्ली की आबादी है 2.25 करोड़ और मौत हुई है 10,000। आप अनुमान कर सकते हैं कोविड प्रबंधन किस तरीके से उत्तर प्रदेश ने इतने बड़े राज्य को बचाने के लिए किया है। यह एक बेहतरीन उदाहरण है जो आज उत्तर प्रदेश प्रस्तुत कर रहा है देश के सामने भी और दुनिया के सामने भी। और यही कारण है, कम से कम महत्वपूर्ण संस्थाओं में बैठे हुए लोगों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि दुनिया के अंदर कोविड प्रबंधन के लिए WHO जो दुनिया की शीर्ष संस्था है स्वास्थ्य की, वह भी उत्तर प्रदेश के कार्यों की सराहना करने से अपने आप को रोकती नहीं है। उत्तर प्रदेश ने बेहतरीन प्रबंधन किया है। अगर जिसको ये दिखाई नहीं देता, कम से कम वो सब पब्लिक डोमेन में है, उसको देखें और उसको एक बार जानेंगे तो उन्हें बहुत कुछ नजर आ जाएगा कि उत्तर प्रदेश में कोविड प्रबंधन में क्या कुछ किया गया है। लेकिन ये सब संभव हो पाया है प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में और आप सभी लोगों के सामूहिक सहयोग और प्रयास से। अकेले सरकार कुछ नहीं कर पाती अगर हमें समाज के प्रबुद्ध जनों का सहयोग नहीं मिलता। अगर हमें एक सामान्य नागरिक, शासन की टीम काम कर रही थी, प्रशासन काम कर रहा था, हमारे स्वास्थ्य कर्मी काम कर रहे थे, हमारे स्वच्छता कर्मी काम कर रहे थे, हमारे पुलिस के जवान काम कर रहे थे, लेकिन इन सब के साथ सबसे बड़ी भूमिका थी पब्लिक की, जो उस अनुशासन के साथ जुड़ करके कार्य कर रहा था।
और ये अनुशासन हमें तभी देखने को मिला था जब 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का आयोजन किया गया था। आपने देखा होगा जनता कर्फ्यू में एक एक व्यक्ति उसमें सहभागी बना था, प्रत्येक ने सहयोग किया था और सबने संकल्प लिया था कि हम इस महामारी के खिलाफ लड़ेंगे। और मुझे लगता है इस सदी की सबसे बड़ी महामारी का सफलतापूर्वक मुकाबला, आंकड़े अगर आप उठा करके देखेंगे, क्योंकि आप अधिवक्ता हैं, आपको हर एक स्तर पर न्यायपालिका में भी और न्यायपालिका के बाहर भी बहस करना पड़ता है, मुद्दों को देखना पड़ता है। और मैं चाहूंगा एक बार आकलन करिए, देखिए सामान्य दिनों में कितनी मौतें होती थी और कोविड-19 की इस महामारी के दौरान मौत के आंकड़ों में कितना परिवर्तन आया है। अगर आप ये देखेंगे तो सामान्य दिनों की तुलना में कम मौतें हुई हैं और ये आंकड़े इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि लड़ाई हमारी बहुत अच्छी दिशा में जारी है। भारत कोविड के खिलाफ अपनी लड़ाई को विजयी की ओर लेके जा रहा है और अगले महीने जब कोविड-19 का वैक्सीन आएगा तो फिर हर एक व्यक्ति तक व्यवस्थित तरीके से उसे पहुंचाने की कार्रवाई किसी तर्ज पर हम लोग करने की तैयारी कर चुके हैं। ये कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई ये केवल एक आपदा के खिलाफ लड़ाई नहीं, मुझे लगता है इसने हमें बहुत कुछ जानने सीखने का अवसर भी दिया है। व्यक्तिगत जीवन में हम लोग इस बात को महसूस करते हैं। पहले लोग थोड़ा खान पान में या अन्य चीजों में लापरवाही कर देते थे। कोई भी कहीं मिलता था, कहीं भी किसी के साथ मिलकर के कोई गले मिलता था, कोई हाथ मिला रहा है तो ठीक बात है, एक सामान्य शिष्टाचार होता था, सामान्य चीजें होती थी। लेकिन कोविड-19 ने भारतीय संस्कार पद्धति को दुनिया के अंदर स्वीकारने के लिए मजबूर कर दिया। आज सब लोग जाते हैं अभिवादन में नमस्कार करते हैं। किसी के घर में जाइए और पूछिए आप क्या देंगे तो आज पहले उसकी चॉइस क्या होगी, कहेगा काढ़ा लेके आ जाएगी, काढ़ा पीऊंगा। अब वो नहीं मांगेगा कि मुझे कोई ड्रिंक चाहिए, उसकी पहली पसंद काढ़ा होती है। तो काढ़ा भारत पता नहीं, तो यहां पे तो महर्षि भारद्वाज का आश्रम भी है। तो प्रयागराज तो पिछले यानी दुनिया ने जब सभ्यता और संस्कृति नहीं सीखी थी तब प्रयागराज ने ज्ञानोदय का प्रकाश प्रयागराज की धरती ने दुनिया को दिया था। महर्षि भारद्वाज का आश्रम और उनका गुरुकुल इस बात का उदाहरण है। यानी हजारों वर्षों से उस परंपरा के साथ जुड़कर के दुनिया को एक नई दिशा देने का कार्य ये धरती दे रही है। ये हमारी धरोहर है, इस पर हमें गौरव की अनुभूति करनी चाहिए और उस परंपरा को लेकर के आज हम सब सामूहिक रूप से प्रयास कर रहे हैं। भारत एक अच्छी दिशा में जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व इस देश को हर एक क्षेत्र में विकास की नई बुलंदियों को ले जाने के लिए तत्पर दिखाई दे रहा है। और आज 6 वर्ष पहले तक जिस भारत के बारे में मान्यता थी कि भारत दुनिया के देशों का पिछड़ा को है, वही देश 6 वर्ष के अंदर दुनिया को नेतृत्व देता हुआ दिखाई दे रहा है। आज यूरोप भारत को फॉलो कर रहा है, आज अमेरिका भारत को फॉलो कर रहा है, आज दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें भारत की तरफ देखती हैं, भारत क्या कर रहा है, उसके अनुरूप फिर भारत दुनिया के सामने एक नई नजीर प्रस्तुत करता हुआ दिखाई देता है। ये आत्मनिर्भर भारत का जो प्रधानमंत्री मोदी जी का भारत के प्रत्येक नागरिक को, भारत को दुनिया की एक ताकत के रूप में रखने का, आगे ले जाकर के नेतृत्वकर्ता के रूप में आगे बढ़ाने का संकल्प है, यह आत्मनिर्भर भारत भी उसका आधार बनेगा। और आत्मनिर्भर भारत का यह आधार कोई बनेगा तो हमारी परंपरागत उत्पाद बनेंगे। इलाहाबाद के अमरूद बहुत महसूस थे। मैं नंदी जी से यही बात कर रहा था। मैंने कहा नंदी जी आपने बड़ा काम किया है, व्यवसाय अपना फैलाया है, कम से कम यहां के अमरूद को भी अब दुनिया के सामने प्रस्तुत कर दीजिए। हजारों नौजवानों को रोजगार के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। नागरिक उड्डयन मंत्री के रूप में उन्होंने प्रयागराज में वायु सेवा फिर से शुरू कर दी। असंभव लग रहा था और कुंभ ने ठीक पहले कराया। आज प्रयागराज देश के विभिन्न महानगरों से जुड़ चुका है, बड़ा कार्य हुआ है।
और आत्मनिर्भर भारत का आधार बनने वाला हमारा परंपरागत उत्पाद कैसे आगे बढ़ सकता है। सिद्धार्थनाथ सिंह जी के नेतृत्व में ही हम उस योजना को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की इस योजना के माध्यम से दुनिया के सामने भारत के उत्पाद को लेकर के जा रहे हैं। कितनी लोकप्रिय हो रही है, कोई सोचता भी नहीं था। जब हम लोगों ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में अलग अलग जनपदों के अलग अलग उत्पाद को रखा तो लोग हम पे हंसते थे, कहते थे कैसे वो हो पाएगा। और इस बार टेराकोटा का, ये मिट्टी के जो बर्तन बनते हैं, इनकी एक प्रदर्शनी लखनऊ में लगी थी दीपावली के एक दिन पहले। उसमें से एक जो हस्तशिल्पी थे उसको लेकर के मेरे पास आए थे, मुख्यमंत्री आवास पे आए और वहां पर आए, उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति आपको पहचानता है। तो मैं उसको देखा, मैंने कहा भी कहां के आप रहने वाले? उसने कहा मैं गोरखपुर का रहने वाला हूं। तो मैंने कहा मैं आपको कहीं देखा? तो उसने कहा था आपको मालूम है कि आज से लगभग 12 साल पहले मेरे घर में आए थे, आप घर से जा रहे थे, मेरे घर के सामने मिट्टी के बर्तन पड़े हुए थे, आपने मिट्टी के बर्तन देखे थे और आपने कहा था कि भाई ये तो बहुत अच्छे तुम बनाते हो और वही हमारा टेराकोटा है। तो मैंने कहा तो कहा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में हमारा टेराकोटा आया है। और इस बार दीपावली के ठीक पहले लखनऊ में जो प्रदर्शनी लगी है, इस प्रदर्शनी में अकेले मैंने 8 लाख के मिट्टी के बर्तन बेचे हैं। 8 लाख के मिट्टी के बर्तन। गोरखपुर का एक सामान्य हस्तशिल्पी जिसके लिए 8 लाख की पूंजी साल भर में जुटानी भी चुनौती होती थी, नहीं कभी इसने 8 लाख की पूंजी नहीं देखी। लेकिन आज शासन की योजनाओं के साथ जब वो जुड़ती है, शासन उसको डिजाइन देती है, शासन उसको मार्केटिंग की व्यवस्था करती है, शासन उसको हर प्रकार से प्रोत्साहन देकर के तकनीक के साथ जोड़ती। पहले उसके पास मैनुअल चाक था, आज उसको सोलर चाक और इलेक्ट्रिक चाक दे दिया गया। पहले उसको मिट्टी नहीं मिलती थी, आज उसको कह दिया गया कि भाई देखो हमें जल संरक्षण करना है, गांव का तालाब गांव के कुम्हार को अप्रैल से जून तक फ्री में मिलेगा। मिट्टी निकाल के वो रख सकता है, उसको फ्री में मिट्टी मिलेगी और हमें फ्री में तालाब जल संरक्षण के लिए प्राप्त हो जाएगा। दोनों काम हो जाएंगे और दोनों काम एक साथ चलना है। इसका परिणाम है तो हम लोगों ने दीपावली का भव्य उत्सव दीप जला करके अयोध्या में भी किया और देव दीपावली का काशी में भी किया। और मैंने सुना कि यहां प्रयागराज में भी देव दीपावली के अवसर पर और दीपावली के अवसर पर हर घर में मिट्टी के दीपक जले थे। यानी हमें मिट्टी के दीपक के लिए भी और गणपति और लक्ष्मी जी की मूर्ति के लिए भी चीन पे निर्भर होना पड़ रहा था। लेकिन कोरोना ने चीन को ऐसा घेरा कि चीन से भी सामान नहीं आ सकते थे और भारत का स्वाभिमान जगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत के स्वाभिमान को जगा दिया और भारत के अंदर गांव-गांव में मिट्टी के बर्तन बनने लग गए। ये सभी कुछ यहीं मिलने लग गया। यहां की लोगों की आमदनी बढ़ी और आत्मनिर्भर भारत का आधार एक टेराकोटा बन गया। हर जनपद के अपने उत्पाद बन गए। हम अपनी चीजों को किस रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं, ये हम पर निर्भर करता है। और भाइयों बहनों, हम सबको उस दिशा में प्रयास करना होगा। अधिवक्ता समाज तो वैसे भी नेतृत्व करता है, समाज का नेतृत्व करता है, समाज का अंतिम तबका पे विश्वास करता है और वह विश्वास का ही प्रतीक है कि अपने संकट के समय में वह जब सबसे थक हार जाता है तो आपके पास आता है और अपनी पीड़ा को आपके सामने रख करके फिर एक नए न्याय की आस में वो आगे बढ़ता है। तो बहुत बड़ा विश्वास है। लेकिन जब हम ही स्वयं ये मान करके चल लेंगे कि नहीं साहब हम लोग तो बहुत कमजोर हैं, हम लोग कुछ नहीं हैं, तो फिर उस बड़े तबके का क्या होगा? ये 3.5 लाख अधिवक्ता अगर हताश और निराश हो जाएगा तो 24 करोड़ जनता का क्या होगा? ये आप सबको सोचना पड़ेगा। याद रखना,
भारत का एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए जगदीश चंद्र बसु, उन्होंने एक प्रयोग किया था। उन्होंने कहा था कि देखिए, हर जीव और जंतु के अंदर प्राण होता है, उसकी अपनी संवेदना होती है, वो अपने चारों ओर जिस प्रकार का माहौल हम दे देंगे उसके अनुरूप चलता है, आगे बढ़ता है। उसके सामने उस प्रकार का माहौल देने की आवश्यकता है। लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। लोगों ने कहा कैसे आप कह सकते हैं। उन्होंने अपने घर में उसका प्रयोग किया। उन्होंने अपने घर के दो कोनों में दो पेड़ लगाए, एक जैसे एक बीज के दो पौधे लगा दिए। दोनों को एक समान परिस्थिति दी, समान धूप मिल सके, समान पानी मिल सके, समान खाद मिल सके, समान परिस्थिति मिल सके। लेकिन सब कुछ समान होने के बावजूद एक के पास जाते थे और उसको खूब कुछ करते थे तो बड़ा हो जाएगा, पेड़ बन जाएगा, फलेगा, फूलेगा, खूब फल देगा, लोग तुम्हें लंबे समय तक तुम्हारी छाया के नीचे बैठेंगे। और दूसरे को दुत्कारते थे तो निकम्मा है, निठल्ला है, कायल है, कमजोर है, किसी लायक नहीं है। उन्होंने देखा एक समय के बाद जिसको पुचकारते थे वो फल फूल करके बड़ा पेड़ बन गया, जिसको दुत्कारते थे वह एक समय के बाद सूख गया, नष्ट हो गया, उसकी स्त्री हो गई। ये केवल पेड़ पौधों के बारे में सही नहीं है, इस जीव सृष्टि के बारे में। और मनुष्य जीव सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है तो मनुष्य तत्व सबसे अधिक बैठता है। हम जैसी धारणा बना देते हैं उसके अनुरूप हम बनने लगते हैं। और इसीलिए हमारी सोच विराट होनी चाहिए। बिना विराट सोच के बड़ा नहीं बना जा सकता। बड़ा बनने के लिए हमें विराट सोच रखनी पड़ेगी, संकीर्णता से उभर करके हम कर सकते हैं, हम करेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई सोचता था, बड़े बड़े लोग घबराते थे और किसी रोड से कोई माफिया गुजरता था तो बड़े बड़े लोग अपना रूप बदल देते थे। और मैंने तो देखा बहुत सारे लोगों को स्थगित हो जाती थी कार्रवाई बहुत सारी जगह। लेकिन आज जब उन्हीं की छाती पर बुलडोजर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप देख रहे होंगे, एक गरीब भी कह सकता है कि नहीं, इसने लूटा है, अवैध कब्जा किया है। और मैंने तो यहां के विकास प्राधिकरण से कहा है कि माफिया और अपराधियों ने जहां पे सरकारी जमीनों पर कब्जा करके रखा हुआ है उनको मुक्त करा करके गरीबों के लिए आवास की योजना वहां पे बनाएंगे। कितना अच्छा लगेगा, देश देखेगा, दुनिया देखेगा। देखिए कहीं एक माफिया रहता था, आज गरीब रह रहा है। और मैंने तो गोरखपुर के विकास प्राधिकरण से भी कहा था, मैंने कहा वहां पे अलग अलग को बनाइए, जहां भी इस माफियाओं ने कब्जा किए थे खाली करवाइए। एक आवासीय व्यवस्था अधिवक्ताओं के लिए, एक शिक्षकों के लिए, एक व्यापारियों के लिए, एक पत्रकारों के लिए, अलग अलग तबके के लिए अलग अलग दे दीजिए और नो लॉस नो प्रॉफिट पर दीजिए। और मैं चाहूंगा प्रयागराज विकास प्राधिकरण जो ये मांग आई है, अलग अलग प्लॉट में देकर के मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना करके दे, अच्छे आवासीय सुविधा दे, नो लॉस नो प्रॉफिट। मुझे लगता है हर एक अधिवक्ता भी खुश होगा, पत्रकार भी खुश होगा, शिक्षक भी खुश होगा, समाज का हर एक तबका खड़ा होगा, एक मॉडल बनेगा वो आवासीय सुविधा का। क्योंकि समाज का एक दबंग व्यक्ति जो केवल उस कीट की तरह समाज का खून चूस करके स्वयं तो वह हृष्ट पुष्ट होना चाहता है, लेकिन समाज को रोगाणु बनाना चाहता है। जब उसके खिलाफ एक बड़ी लड़ाई हम लोग लड़ते हैं तो स्वाभाविक रूप से उस लड़ाई के खिलाफ हम सबको, समाज को एकजुट होकर के अपने साथ जोड़ना पड़ेगा और उस जुड़ाव में हम सबको इस बात को तय करना पड़ेगा। और मैं चाहूंगा प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने, नगर निगम ने मिलकर के एक अच्छी पहल को आगे बढ़ाया है, यहां के जिला प्रशासन ने अच्छी पहल को आगे बढ़ाया है। कुछ ऐसे मॉडल खड़ा करिए आवासीय उसकी, इन अधिवक्ता बंधुओं को मांग करने की आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए। एक कार्यक्रम स्वतः स्फूर्त भाव के साथ आगे चलने चाहिए, स्कीम निकालिए,
और कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पे उनसे मुनाफा उनसे मत कमाइए, उसको नो लॉस नो प्रॉफिट पर ही दे दीजिए। मुझे लगता है कि कम से कम अधिवक्ता की जमीन पर तो अब कोई माफिया कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा अगर आवाज आप इनको बना के देंगे। कुछ तो करना पड़ेगा। आज उत्तर प्रदेश के अंदर मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाता हूं, वहां की माताएं बहुत खुश होती हैं और कहती हैं कि नहीं हम तो एकदम साथ में हैं। मैंने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा देखिए अब तो पूरी तरह सुरक्षित, सारी माफिया भाग चुके हैं। बहुत सारे कॉलोनी वहां पे जो बहुत सारे कस्बे थे जो खाली हो रहे थे आज फिर से आबाद हो गए। एक माहौल देना शासन का काम है, क्योंकि रूल ऑफ लॉ यह हम सबका नैतिक दायित्व बनता है कि हम उस प्रकार की व्यवस्था दें और रूल ऑफ लॉ में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। उस भूमिका के लिए मैं आप सबको बहुत आग्रह के साथ आमंत्रित करता हूं। केंद्र और प्रदेश सरकार बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को दे रही है, बिना भेदभाव के, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। अब याद करिए जब जनधन अकाउंट खुले थे, क्या किसी की जाति, किसी का मत और किसी का मजहब देख के खुला था? नहीं, सभी को दिया। हर एक का अकाउंट खुलेगा, उसमें क्रेडिट की सुविधा सबको दे दी गई, हर एक व्यक्ति को उसका लाभ दिया गया। और याद करिए अगर जनधन अकाउंट नहीं होते, क्या कोविड-19 के दौरान, कोरोना कालखंड के दौरान, लॉकडाउन के दौरान उन गरीबों के पास क्या हम पैसा भेज पाते? हम अपने लेखपाल को, अपने कर्मचारियों को डोर स्टेप डिलीवरी में लगाते कि घर घर पैसा बांटने में लगाते? नहीं हो पाता, अव्यवस्था फैल जाती। लेकिन तकनीक और टीम वर्क ये दोनों एक साथ होने लग जाएंगे, बेहतर परिणाम आ सकते हैं। आवास दिए गए उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने अब तक 30 लाख गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध कराया है प्रधानमंत्री आवास योजना में, और 5 लाख लोगों का तैयार है। जिस दिन समय देंगे उसी दिन एक क्लिक करके 5 लाख लोगों के आवास के पैसे उनके अकाउंट में पहुंचेंगे। ये जिन लोगों को सुविधा मिल रही है, कोई नहीं कह सकता, कोई गरीब कभी नहीं कह सकता कि भेदभाव हुआ है किसी का चेहरा देख करके। और जिस सूची के आधार पर दिया जा रहा है, ये 2012 की एसईसीसी की सूची है। ये सूची तब न मोदी जी प्रधानमंत्री थे, तब न मैं मुख्यमंत्री था। वो सूची जो सूची बनी थी पिछली सरकारों के समय, उसी सूची को ध्यान में रख करके हम सारी योजनाएं उपलब्ध करा रहे हैं, तो बिजली का कनेक्शन उपलब्ध करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 24 लाख लोगों को हमने बिजली का कनेक्शन दिया कि किसी जाति किसी का चेहरा देख करके नहीं, पर जरूरतमंद है उसको मिलना चाहिए। लॉकडाउन के दौरान इसी प्रयागराज में 15,000 प्रतियोगी छात्र फंसे हुए थे, कैसे होगा? हमने कहा, मुझे याद आ गया था प्रयागराज कुंभ के समय हमने 5,000 बसेस खरीदी थी। मैंने कहा सब बसेज भेजो इन बसों को और इन बच्चों को उनके घर तक पहुंचा दो, और जब घर पहुंचेंगे तब मैं इनसे बात करूंगा कि देखो भाई 21 दिन तक आपको अपने घर में क्वारंटीन में रहना है। सभी ने माना। कोटा में फंसे हुए हमारे बच्चे, लोग कहते थे हम नहीं लाएंगे, मैंने कहा भाई हम तो लाएंगे। हमने सभी बसेज भेजी, एक साथ सभी 14,000 बच्चों को वहां से ला करके जब हम लोग उनके घरों तक पहुंचा दिए, तब अन्य राज्य सरकारें हमसे कहने लगी हमारे बच्चे भी फंसे हैं, आप अगर बस उपलब्ध करा देंगे तो। मैंने कहा ये बस उत्तर प्रदेश के लिए करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और इच्छा शक्ति ही है आज जिसका परिणाम है कि हम सब आपके सामने आकर के प्रयागराज कुंभ को दुनिया की एक अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। भाइयों बहनों, आपको प्रयागराज से आपका संबंध किसी का दशकों से होगा, किसी का वर्षों से होगा। कुंभ का मतलब क्या मान लिया था हम लोगों ने? जहां भगदड़ होती,
गंदगी को उसका पर्याय बना दिया था, अव्यवस्था को हमने अपनी नियति मान लिया था। लेकिन प्रयागराज का कुंभ भी इस पूरी सिटी की कायाकल्प कर देगा। पहला उदाहरण तो ये प्रस्तुत हुआ है, प्रयागराज कुंभ ने पूरी प्रयागराज सिटी की कायाकल्प कर दी। तो ठीक है, मैं धन्यवाद दूंगा प्रयागराज के लोगों को, असीम सहनशीलता का परिचय दिया, तोड़ फोड़ हुई, एक भी परिवार कंपनसेशन के लिए नहीं आया। सबने कहा कि नहीं, प्रयागराज की कायाकल्प होना चाहिए। मुझे असीम प्रसन्नता हुई जब हम लोगों ने महर्षि भारद्वाज के आश्रम और वहां पर उनकी भव्य प्रतिमा को देखा। आज से हजारों वर्ष पहले अतीत की यादों को ताजा कर देती है घटना कि आज से 10,000 वर्ष पहले जिस महापुरुष ने इस प्रयागराज की धरती में साधना करके इस पूरी धरती को पवित्र किया था, कम से कम इन हजारों वर्षों में न जाने कितने कुंभ के आयोजन हुए होंगे। भारद्वाज ऋषि को कोई याद नहीं कर पाया, लेकिन हमें सौभाग्य मिला कि हम उनकी भव्य प्रतिमा लगा सकें और उनकी भव्य प्रतिमा प्रति प्रयागराज के उनके आश्रम में लगती हुई दिखाई दी। कोई भी जाएगा उसको याद आएगा, प्रयागराज में भारद्वाज ऋषि का आश्रम है, उनका आश्रम है, उनका मंदिर है। ये इस कार्यक्रम और कितनी बड़ी, आपने देखा होगा दुनिया के राजदूत यहां पर आए। उस आयोजन में मैं नहीं था, लेकिन मैंने सिद्धार्थनाथ सिंह जी से आग्रह किया था, मैंने कहा आप वहां कार्यक्रम में उपस्थित होकर के उनको सबको घुमाइए थोड़ा इसके बारे में। दुनिया के 187 देशों के लोग यहां आए थे, वे भारतीय नहीं थे, उसी देश के नागरिक थे। हमने यहां बुलाया था उनको, वे आए थे, कुंभ को देखे थे, ताजुब हो रहा था उनको, इतना बड़ा कार्यक्रम, इतना बड़ा जमावड़ा। और प्रयागराज कुंभ ने स्वच्छता, सुरक्षा और सुव्यवस्था का जो आदर्श प्रस्तुत किया, दुनिया भी कह गई दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ। यह है प्रयागराज, ये हमारी पहचान है। और अपनी बातों को, अपनी परंपरा को, अपनी विरासत को हम किस रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं, हम पर निर्भर करता है। आप सबके सहयोग से कार्यक्रम हुआ, प्रयागराज का नाम भी हुआ, और दूसरा कुंभ ने दुनिया के सामने एक नई पहचान प्रस्तुत कर दी, एक मानक खड़ा कर दिया। अब जहां कहीं भी इस प्रकार का आयोजन होंगे, स्टैंडर्ड वो होगा जो प्रयागराज ने तय किया है। प्रयागराज का स्टैंडर्ड सबके सामने एक मानक के रूप में होगा। ये मानक हमें तय करने पड़ेंगे हर एक फील्ड में। और मुझे लगता है जब भी हम इस प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, तो भाइयों बहनों, उसके परिणाम हम सबके सामने आएंगे। लोग उसको उसी रूप में स्वीकार करने का, उसी रूप में स्वीकार करेंगे। और मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं, कोई भी हीन भावना हमारे मन में नहीं, कभी नहीं हुई। शासन तैयार है आपके साथ बैठने को, हर एक स्तर पर उन समस्याओं का समाधान करने के लिए। और मैंने तो एक बात कही है, मैंने कहा देखो, सरकार की नीति गन पॉइंट पे काम करने की नहीं होती। कोई जबरदस्ती तान करके लगाया कि नहीं ये काम होगा ही होगा, तो हम कह देंगे कि हम तो पहले गरीब को देखेंगे। लेकिन अगर कहेगा कि नहीं, बैठ करके हम चाहते हैं कि सौहार्दपूर्ण माहौल में एक व्यवस्था आगे बढ़नी चाहिए, सरकार दोनों हाथ आगे फैला करके आगे आइए हमारे साथ बैठिए ना, समाधान का रास्ता हम निकालेंगे, आपसे आपके सुझावों के आधार पर निकालेंगे। और वह समाधान का रास्ता निकालने की कार्रवाई किस रूप में आगे बढ़ती है। आपने देखा, मैंने तो आपकी आवासीय समस्या का एक झटके में समाधान आपको दे दिया। आप तो सोच ही रहे थे, हम पहले ही कर चुके कार्य, पहले ही इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा चुके हैं। और अच्छा होगा, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए, बहुत अच्छे ढंग से होगा, कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली। क्योंकि हर एक व्यक्ति को अच्छी आवासीय सुविधा देने की कार्रवाई होनी चाहिए। अकेले शहरी क्षेत्रों में पिछले 3 वर्ष के दौरान हम लोगों ने 14.5 लाख गरीबों को, जो शहरी क्षेत्रों में दिए है, ग्रामीण क्षेत्र का अलग है, 14.5 लाख गरीबों को एक प्रधानमंत्री आवास दिया है। आप अनुमान कर लीजिए, इन लोगों को पहले भी दिया जा सकता था, ये आवास की सुविधा पहले भी दी जा सकती थी, लेकिन पिछली सरकारों को फुर्सत नहीं थी। गरीब उनके नारे में तो थे, लेकिन गरीबों के लिए योजना नहीं थी, उनके लिए कोई कार्यक्रम नहीं था।
परिवार के लिए, जाति के लिए, मत और मजहब के लिए समाज को बांटने की फुर्सत तो थी, लेकिन एक गरीब को, एक किसान को सही मायने में हम न्याय दे सकें, उस तक शासन की योजना पहुंचा सकें, इसके लिए फुर्सत नहीं थी। और यही कारण है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आप देखेंगे 30 लाख से अधिक गरीबों को आवास मिलना, 5 लाख अभी वेटिंग में है, कुछ ही दिनों के अंदर मुआवजा देने वाले हैं। ये कार्य पहले भी हो सकते थे। आप तो प्रयागराज में रहते हैं, प्रयागराज एक वैसे भी संगम है, एक पवित्र धरती है, मां गंगा, मां यमुना, मां सरस्वती का त्रिवेणी है। ये ज्ञान और आस्था और न्याय की त्रिवेणी भी है, लेकिन यहां एक और बुंदेलखंड पड़ता है, दूसरी तरफ बिंदु क्षेत्र पड़ता है। जनवरी से ही पानी के लिए लोग तरसते थे, और अब हर घर नल योजना, प्रधानमंत्री जी की इस महत्वाकांक्षी योजना को हमने दोनों जगह पहुंचाने की कार्रवाई को आगे बढ़ा दिया है। हर घर आने वाले 2 साल के अंदर आप देखेंगे बिंद और बुंदेलखंड के हर घर तक हम शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करने वाले हैं। सरकारें पहले भी थी, लेकिन ये कार्य करने में विफल थी, क्योंकि सोच नहीं थी, विजन नहीं था, करना नहीं चाहती थी। लेकिन आज जब कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं, इन चीजों को हमें उसी रूप में आगे बढ़ना पड़ेगा, और यही कार्य है जिसको लेकर के आज हम सब आपके बीच आए हैं। भाइयों बहनों, हम सबको इस बारे में देखना चाहिए। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर, प्रदेश सरकार पूरी तरह इस बात के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा यह मानना है न्याय लोकतंत्र का आधार स्तंभ है भारत की 3 महत्वपूर्ण संस्थाएं, चाहे वह न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो या विधायिका हो। सबकी अपनी अपनी भूमिका है, अपनी अपनी सीमाएं हैं, अपने अपने कार्य क्षेत्र हैं। लेकिन न्यायपालिका की भूमिका में जब हम बात करते हैं तो बेंच और बार दोनों की अपनी अपनी भूमिकाएं हैं, दोनों को नकारा नहीं जा सकता है। वादकारी का हित हमारे लिए सर्वोच्च होता है, और वादकारी का हित अगर आपके लिए सर्वोच्च है तो हमारे लिए भी सर्वोच्च इसलिए है क्योंकि न्याय पाने वाला व्यक्ति समाज के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है। जब वो न्याय पाता है तो न्याय पाने के साथ ही वह व्यक्ति व्यवस्था के साथ अपनी का सामंजस्य भी दिखाता है। हमारे लिए आसान होता है अगर न्याय जितना सहज सरल हो जाए, उस तक पहुंच जाए, वह व्यवस्था के साथ अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा का लाभ उतनी मजबूती के साथ देता है। समग्रता के साथ आगे बढ़ने की एक नई सोच हमें आगे बढ़ाती है, और प्रक्रिया उसी तर्ज पर आगे बढ़नी चाहिए। और इसीलिए वादकारी के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए ही प्रदेश सरकार ने अलग अलग स्तर पर इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। अगर आवासीय और अनावासीय भवनों के रूप में अगर हम देखेंगे, न्यायालयों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए जो सरकार ने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम अपने प्रारंभ किए हैं प्रदेश के अंदर, इन सभी की दृष्टि प्रदेश ने सीएसआर से और प्रदेश सरकार ने अपने फंड से क्रमशः यानी आवासीय भवनों के लिए 150 करोड़ रुपए और अनावासीय भवनों के लिए 400 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाने के लिए अपना योगदान किया ही है। लेकिन प्रदेश के अंदर साथ साथ अन्य विभिन्न प्रकार के कार्य, उच्च न्यायालय, अगर लखनऊ पीठ के लिए हम देखते हैं, वहां के लिए भी हम लोग धनराशि की व्यवस्था की, नए प्रस्तावित भवनों के लिए भी, और प्रदेश के अंदर चाहे वह न्यायालय भवनों के निर्माणों के लिए भी हमने आने वाले समय में भी जनपद स्तर पर या फिर प्रयागराज में भी, मुझे तो बताते हुए प्रसन्नता है जो यहां पे सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने भी कहा पहले कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हम लोग एक प्रयागराज में ही बनाने जा रहे हैं, और प्रयागराज के लिए हम लोगों ने दिया है, प्रयागराज के लिए अद्भुत चीज हम उसके माध्यम से दे रहे हैं। लेकिन साथ ही प्रदेश के अंदर हम लोगों ने विभिन्न कार्यक्रमों के लिए, जो न्यायालय भवनों के लिए या फिर जहां पर नए भवन न्यायालय के बनने हैं उनके लिए भूमि अधिग्रहण के लिए भी 600 करोड़ और 1000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि उनके लिए प्रस्तावित, इन सभी कार्यों के लिए प्रदेश सरकार पहले ही कर चुकी है। अभी प्रदेश के अंदर यहां पर जो हमारे बार काउंसिल के
माननीय अध्यक्ष कह रहे थे कि यहां पर हम लोगों ने न केवल न्यायिक अधिकारियों के आवास के लिए व्यवस्था दी है, उसके लिए धनराशि अवमुक्त की है, लेकिन साथ साथ अधिवक्ताओं के चैम्बर और मल्टी लेवल पार्किंग की एक बेहतरीन व्यवस्था हाईकोर्ट के पास सरकार दे रही है और बड़ी राशि सरकार ने उसके लिए स्वीकृत की है, जिसमें लगभग 600 करोड़ रुपए की राशि सरकार खर्च करने जा रही है, जिसमें अच्छे चैम्बर उसके माध्यम से बनेंगे। इसके साथ ही प्रदेश ने अधिवक्ता 3 वर्षों में प्रदेश में अधिवक्ता सामाजिक सुरक्षा निधि योजना के अंतर्गत 1474 अधिवक्ताओं को कल्याण निधि से भुगतान किया गया है और अधिवक्ता की मृत्यु पर उनके परिवारजनों को मिलने वाली राशि आयु सीमा बढ़ाकर 70 वर्ष किए जाने का भी इसमें हम लोगों ने शासनादेश जारी कर दिया और उससे संबंधित धनराशि को भी जारी करने की कार्रवाई कर दी गई है। 3 वर्षों में आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत दिवंगत अधिवक्ताओं के कुल 471 आश्रितों को कल्याण निधि से 23 करोड़ 11 लाख रुपए का भुगतान अब तक प्रदेश के अंदर किया जा चुका है। साथ ही साथ सामाजिक सुरक्षा निधि के अंतर्गत भी जो मृत्यु के दावे थे उसमें 662 दिवंगत अधिवक्ताओं के आश्रितों के कल्याण में भी 4 करोड़ 46 लाख 35,692 रुपए का भुगतान भी उस मद में किया जा चुका है। लोक कल्याण जो संकल्प पत्र 2017 था भारतीय जनता पार्टी का, इसमें युवा अधिवक्ताओं के लिए पुस्तक और पत्रिका आदि के क्रय के लिए ₹5,000 रुपए की प्रति अधिवक्ता 3 वर्षों के लिए चालू वित्तीय वर्ष में जो प्रावधानित था 1,87,90,000 रुपए के सापेक्ष 1 करोड़ 60 लाख रुपए की धनराशि निर्गत कर दी गई है और वित्तीय वर्ष 21-22 के लिए भी हम लोग इसके लिए प्रस्ताव रख रहे हैं। लगभग 20 करोड़ रुपए की एक बजट की व्यवस्था इसके लिए हम लोगों ने पहले से प्रस्तावित की है। इसके अलावा प्रदेश के अंदर अन्य कार्यों के साथ ही माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ में भी विद्यमान जो हमारे अधिवक्ताओं के चैम्बर हैं उनके लिए भी अतिरिक्त चैम्बर बनाने के लिए 184 करोड़ रुपए न्याय विभाग के माध्यम से लखनऊ में, प्रयागराज में, कासगंज में, बलरामपुर में, झांसी, सुल्तानपुर, संत कबीर नगर, मैदावल, वाराणसी, सिद्धार्थनगर, डुमरियागंज में, देवरिया में अधिवक्ता चैम्बर के लिए इसके लिए भी हम लोगों ने अतिरिक्त 23 करोड़ 7 लाख रुपए की वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए 13 करोड़ 68 लाख रुपए की राशि इसके लिए हम लोग पहले ही जारी कर चुके हैं। साथ ही साथ 7 करोड़ 61 लाख रुपए अन्य जो तहसील स्तर के जो हमारे अधिवक्ताओं के चैम्बर हैं उनके लिए भी अलग अलग स्थानों पर, चाहे वो कैंपियरगंज है, बांसगांव है, सैजनवा है, गोरखपुर है, इन सभी में भी हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कार्रवाई प्रदेश के अंदर की है। गरीब, वंचित और शोषित और उपेक्षित वर्गों के लिए जो लोग धन के अभाव में न्याय से वंचित रह जाते थे, इन न रहने पाए, इससे भी हम लोग चाहेंगे कि हमारे जो विद्वान अधिवक्ता हैं वे लोग उन सब के हित के लिए खड़े रहते हैं, लेकिन एक कार्य योजना इन सभी के लिए बननी चाहिए कि हम इन सभी कार्यक्रमों को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। ये कार्यक्रम जहां हमारे आगे बढ़ने चाहिए उस पर भारत की सरकार भी, न्यायपालिका भी पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है। लेकिन अगर हम सभी लोग मिलकर के इन कार्यक्रमों को अपने साथ जोड़ लें, और मुझे लगता है कि ये हर एक स्तर पर हो सकता है, हर एक बार एसोसिएशन अपने स्तर पर कार्य योजना बनाकर के सरकार के पास अगर भेजती है तो मुझे लगता है हमें प्रसन्नता होगी कि सरकार उसमें आपके साथ मिल बैठ करके एक ठोस कार्य योजना बनाकर के उसको इम्प्लीमेंट भी कर सके, जिससे प्रत्येक तबके का व्यक्ति न्याय उसे प्राप्त हो सके और हमारी व्यवस्था में, विधि व्यवस्था में उसका विश्वास और भी सुदृढ़ हो सके। यहां पर मेरे सामने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और बार काउंसिल की ओर से जो एक ज्ञापन भी आया है, मुझे लगता है कि इसमें
मैंने इसमें से कुछ चीजों के बारे में, बहुत सामान्य चीजें हैं, और इन सभी कार्यक्रमों को हम लोग पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। मैं चाहूंगा कि बार एसोसिएशन, बार काउंसिल हमारे विधि और न्याय विभाग के साथ बैठ करके कोरोना कालखंड में अधिवक्ताओं के बारे में उनकी आर्थिक मदद किस रूप में की जानी चाहिए, खासतौर पर जो नए अधिवक्ता हैं या जो दिव्यांग या फिर शारीरिक रूप से कमजोर हैं या जो बुजुर्ग अधिवक्ता हैं, बुजुर्ग अधिवक्ता में माने किसी नाते पार्टी के तो बहुत वरिष्ठ हैं और वे सबसे मार्गदर्शक भी हैं, लेकिन बहुत सारे अधिवक्ता ऐसे हैं कि जो वास्तव में जिनको सहयोग की आवश्यकता है। ये लोग एक कार्य योजना बना करके सरकार के सम्मुख एक साथ प्रस्तुत करें, सरकार उसमें भी आप सबको मदद करने को तैयार है। इसके साथ ही कि आर्थिक मदद हम लोग उन सभी अधिवक्ताओं तक पहुंचा सके, उनको उपलब्ध करा सके, उनको दे सकें। इस पर इसके अलावा यहाँ पर अन्य जो चीजें प्रस्तुत की गई हैं कि हॉस्पिटल की व्यवस्था उच्च न्यायालय परिसर में, सिद्धार्थनाथ सिंह जी पहले ही कह चुके हैं, सरकार की मंशा बहुत स्पष्ट है, सरकार इसके लिए भरपूर सहयोग करने को तैयार है। हमें न्यायालय परिसर में उस प्रकार की व्यवस्था मिले, सरकार को हमें केवल अधिकारी तैनात करने, बल्कि हम लोगों ने डॉक्टर को तैनात कर दिए हैं, वहां पर डेडिकेटेड टीम वहां पे पहले से तैनात की हुई है। लेकिन फिर भी अगर हॉस्पिटल की आवश्यकता पड़ेगी, सरकार उसमें हर प्रकार का सहयोग करेगी। आवासीय सुविधा के बारे में मैं आपको पहले ही आपको बोल चुका हूं। डिजिटल लाइब्रेरी की बात कही है, बहुत अच्छी व्यवस्था। मैं चाहूंगा पाठक जी इस कार्यक्रम को तत्काल लागू करने की तैयारी कर देनी चाहिए। हमें लाइब्रेरी हमारी जितनी रिच हो सके हमें करनी चाहिए। ये हमें और भी इसमें जो भी सहयोग इसमें किया जाना है उसमें करने के लिए सदैव तैयार रहना पड़ेगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा यहाँ पे बार काउंसिल उत्तर प्रदेश को और यहाँ के हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के माननीय अध्यक्षों को, सभी पदाधिकारियों को, जिन्होंने आज इस अधिवक्ता समागम के माध्यम से आपके साथ एक संवाद बनाने का अवसर दिया है। मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि आपके साथ मिलकर के एक टीम वर्क के साथ न केवल वादकारियों की समस्याओं के समाधान के लिए संवेदनशीलता के साथ हम काम करेंगे, बल्कि अधिवक्ता समाज से जुड़ी हुई समस्याओं के समाधान के लिए सरकार सदैव आपके साथ खड़ी रहेगी। हमारा न्याय और विधि विभाग आपके साथ कदम से कदम मिलाकर के तैयार रहेगा और उनके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रत्येक प्रस्ताव के साथ सरकार उनके साथ पूरी संवेदनशीलता के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। एक बार फिर से मैं इस अधिवक्ता समागम के लिए दोनों अपने जो हमारे बार काउंसिल को भी और इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो हमारा बार एसोसिएशन है, इनको हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सभी अधिवक्ता बंधुओं का हृदय से अभिनंदन करते हुए मैं एक बार फिर से इस धरती को कोटि कोटि नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी अधिवक्ता बंधुओं से निवेदन करेंगे, एक बार अपने स्थान पर खड़े होकर जोरदार तालियों से महाराज जी का धन्यवाद भी ज्ञापित करें। हम सभी आभारी हैं